नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है और ये 5वीं वीडियो है क्योंकि आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 5th प्री बोर्ड का सॉल्यूशन। तो अगर ये 5th है तो इससे पहले 4 प्री बोर्ड का सॉल्यूशन ऑलरेडी इसी चैनल पर आपके लिए आ चुका है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ था 5 प्री बोर्ड सफलता कन्फर्म, तो वो 5 प्री बोर्ड्स का जो सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन का आपसे दावा था वो इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है। यानी कि इससे पहले जो 4 वीडियो आ चुकी हैं वो प्लेलिस्ट की फॉर्म में चैनल पर क्लिक करिएगा, चैनल के नाम पर वहां जाएं, प्लेलिस्ट है बायोलॉजी 2024-25 प्रिपरेशन और 4 सॉल्यूशन वहां ऑलरेडी हैं, 5वां ये ऐड होने वाला है या हो गया है तभी आप देख पा रहे हैं। खैर ठीक है, तो ये 5 प्री बोर्ड का सोल्यूशन आप देखें। मेरा ऐसा मत है कि अगर आप एक भी सोल्यूशन देख रहे हैं तो थोड़ा सा समय दें, भले ही चाहे एक दिन छुट्टी का पकड़ लें और वहाँ पर एक वीडियो अगर 2 घंटे की है आप इस तरीके से भी देखेंगे कि बिना उसको आगे बढ़ाए तो 10 घंटे एक दिन में जाते हैं। और एक दिन बैठ के ज़रा देखिए कि क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी कैसे आ रही है। जो बच्चे रेगुलर वॉच कर रहे हैं वीडियो को वो ये देख पाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिमिलर हैं। ऐसे क्वेश्चंस के टॉपिक आपको लिख लेने हैं और उन पर बहुत ज़्यादा काम करना है। मेरी बात समझ रहे, स्ट्रेटजी का ही खेल है। कंटेंट ऐसा कुछ नहीं है कि कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, कहीं पे नोट्स नहीं मिलेंगे, सब कुछ अवेलेबल हो गया है। आज की डेट जो ऑनलाइन जनरेशन है उसमें अवेलेबल तो सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं करना है, मैं हर बार ये कहता हूँ, क्या करना है इससे ज़्यादा जानना ज़रूरी ये है क्या नहीं करना है। ये चैनल आपको बताता है क्या नहीं करना है, इसलिए लिमिटेड वीडियो बनाते हैं हम लोग। प्री बोर्ड के लिए मैंने आपसे कहा 10 से 12 वीडियो हद है, जिसमें 5 तो प्री बोर्ड है ही और इसके अलावा आपको वन शॉट देखने मिलेंगे। आप चाहते हैं वो वन शॉट का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, पता चले, तो काम आपको करना है सब्सक्राइब कर लेना है, हाँ बेल आइकन हिट करना है, ये सब आप जानते हैं। खैर अब हम शुरू कर लेते हैं 5th प्री बोर्ड का डिटेल्ड सॉल्यूशन, जहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये MCQs होते हैं, आप जान रहे हैं 16, जिसमें 4 असर्शन रीजन होते हैं और 12 MCQ। पहले क्वेश्चन की बात कीजिए, select the option that has the correct sequence of occurrence of different cell in a mature embryo sac। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, उसमें जो सेल्स होती हैं उनका करेक्ट ऑर्डर क्या होता है और कहां से कहां जाना है, ये जरूर याद रखना बच्चा। पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आए इस तरीके का ऑर्डर लगाने का, तो ये जरूर देखें कि कहां से कहां लगवा रहा है। तो चलाजा से माइक्रोपाइल की तरफ, यानी कि अगर आप इसको माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। ऑप्शन देखने से पहले आपके पास आंसर होगा। अगर आपने हमको फॉलो कर रखा है, ये 5 प्री बोर्ड आप देख रहे हैं, तो मेरा दावा है कि क्वेश्चन देखते ही आपके पास आंसर आ जाएगा बिना ऑप्शन देखे हुए। तो ये आप जानते हैं कि ऊपर ये चलाजल की तरफ जो होती हैं वो एंटीपोडल सेल होती हैं, और उसके बाद अगर बात करें तो ये 2 होती हैं जिनको साइनर्जिट्स कहते हैं, और इसमें एक जो होती है उसको हम एग सेल कहते हैं। एग सेल और साइनर्जिट मिलकर के क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस, ठीक है भाई, ओके। नाउ कमिंग टू द बीच में, कि यहाँ पर 2 होते हैं, इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। जब ये फ्यूज कर जाते हैं तो सेकेंडरी न्यूक्लियस इनको हम कहते हैं। जरा ऑर्डर देखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा चलाजा से माइक्रोपाइल, तो चलाजा पे पहले एंटीपोडल आएगी, ठीक। एंटीपोडल कहाँ दे रखा है, 5th, यानी कि वो पहला ऑप्शन खत्म हो गया है। बोलिए भाई, पहला ऑप्शन खत्म हो गया कि नहीं। आप 5th से शुरू कर रहे हैं तो एंटीपोडल के बाद आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पोलर न्यूक्लियाई लिखा है, सेंट्रल सेल नहीं लिखा है। तो 5th के बाद क्या आएगा, सेकंड, और 5th के बाद सेकंड अगर आ रहा है तो ऑप्शन बी में आ रहा है। सिर्फ क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, चेक भी कर ले। उसके बाद आपको पोलर न्यूक्लियाई के बाद आपको एग मिलेगा, क्योंकि एग सेल थोड़ी सी एलिवेटेड होती है, थोड़ी सी उठी हुई होती है, तो एग सेल मिलेगा। उसके बाद क्या मिलने वाला है आपको, नंबर 3 दैट इज साइनर्जिट्स मिलेंगे, और नंबर 1 फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइनर्जिट्स में। इस तरीके के जो है स्ट्रक्चर है फिलीफॉर्म एपरेटस, और इनका काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन, टू गाइड द एंट्री ऑफ फैलोपियन ट्यूब। गाइड एंट्री ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन जो ट्यूब होती है, सॉरी पॉलिन ट्यूब, नॉट फैलोपियन ट्यूब। पॉलिन ट्यूब जो कि मेल गैमीट लेकर के आ रहे हैं पॉलिन ग्रेन जर्मिनेशन के बाद, उसकी एंट्री को गाइड करना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया बच्चे, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बोलिए, ये स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाता है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट लाइफ केम फ्रॉम द डिकेइंग रॉटिंग मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मड एटसेट्रा। दिस थ्योरी,
ये जो बात बताई गई है कि बहुत समय तक ऐसा माना गया कि लाइफ जो आई है वो कहाँ से आई है, डिकेइंग और रॉटिंग मैटर से, यानी कि सड़ रहे और गल रहे मैटर से आई है। स्ट्रॉ आप जानते हैं, मड माने मिट्टी, गीली मिट्टी, इस सब से आई है। ये थ्योरी कौन सी थ्योरी कहती थी, मतलब कौन सी थ्योरी है इसमें से जिसका ये स्टेटमेंट है, तो वो है बेटा स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्योंकि पैनस्पर्मिया में आप जानते हैं स्पोर्ट्स की बात करते हैं, कीमोजेनी में तो ऐसा एग्जैक्ट तो कोई थ्योरी थी नहीं कीमोजेनी, पर हाँ ये कहा गया था कि केमिकल एवोल्यूशन पहले हुआ है देन बायोलॉजिकल हुआ है। फिलहाल ये स्टेटमेंट किसके लिए करेक्ट हो गया, बी के लिए। शुड वी मूव फर्दर, आगे चलना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात नहीं, स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देंगे आपको और स्पीड भी मेंटेन करेंगे ताकि समय ज्यादा ना लगे। इसमें से इनकरेक्ट बताना है, हम हर वीडियो में कहते आए हैं, आज 5th वीडियो है कि इनकरेक्ट जब भी दे रखा है या नॉट करेक्ट दे रखा है अंडरलाइन आपने कर लेना है, इनकरेक्ट बताना है। सर गोल्डन राइस एनरिच विटामिन ए, बिल्कुल ठीक बात है। बीटी कॉटन इंक्रीज सेल्फ लाइफ, ये मुझे कुछ थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। अल्फा एंटी-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ट्रीट एम्फाइसीमा, जो लोग हमारे ऑफलाइन बैचेस में उनके नोट्स में एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है, एनसीईआरटी की लाइन है। रोजी काउ जो है वो प्रोटीन एनरिच मिल्क होती है, और प्रोटीन कौन सा होता है, अल्फा लैक्टल ब्यूमिन, अल्फा लैक्टल ब्यूमिन प्रोटीन होता है। 2.4 ग्राम पर लीटर की बात की गई थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जो डिटेल में बात करेंगे। तो उन्होंने पूछा था इनकरेक्ट, बेटा इनकरेक्ट तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज बी। तो इस वाले क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका आंसर हम लोग लगाएंगे 3 का बी। कोई परेशानी किसी को है, आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करिए, द इम्पैक्ट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड, बायोडाइवर्सिटी के लॉस से कौन कौन सा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है अगर आप ठीक से पढ़ लें। डिक्लाइन प्लांट प्रोडक्शन, हाँ ऑब्वियस है कि प्लांट का प्रोडक्शन गिर जाएगा अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, मतलब कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी या स्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी देख लेंगे इस रिलेशन को, प्रोडक्टिविटी या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी के। तो जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, स्पीसीज होंगी, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी और इकोसिस्टम स्टेबल होगा। ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया गया है। तो ये बात तो ठीक है। लोअर्ड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट पर्टर्वेशन, यानी डिस्टर्बेंसेस कह सकते हैं हम इसको, पर्टर्वेशन को डिस्टर्बेंसेस, तो बिल्कुल सही बात है। अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस जैसे फ्लड का आ जाना, ड्रॉट का आ जाना, इन सबको झेल सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, रेजिस्टेंट या रेजिलियंट हो जाता है कोई भी इकोसिस्टम। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन द इकोसिस्टम प्रोसेस लाइक प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट, डिजीज साइकिल, इसमें वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो करेक्ट आंसर जो इसके लिए होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो हमारे पास जो 4th है क्वेश्चन नंबर, उसका सही आंसर हो गया है डी। ऑप्शन क्या है, डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। बोलिए भाई। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट। फेट का मतलब होता है बेटा भविष्य, फ्यूचर। फ्यूचर क्या है, मेल गैमीट का डिस्चार्ज इन द साइनरजिड। साइनरजिड में आप जानते हैं 2 मेल गैमीट डिस्चार्ज होते हैं जो पॉलन ट्यूब के साथ आ रहे थे, ठीक है। उनका फ्यूचर क्या है, तो बेटा एक फ्यूज करेगा एग से और दूसरा फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल की न्यूक्लियाई से। साइनरजिड से कोई फ्यूजन नहीं होता है, देखिए साइनरजिड से कोई फ्यूजन नहीं होगा। अदर डीजनरेट इन द साइनरजिड नहीं, ऑल फ्यूजेस विद द एग ये भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। बोलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल उन्हीं के लिए बन जाएंगे जिन्होंने प्रैक्टिस बहुत कर ली है। अब जो बच्चा 4 प्री बोर्ड का सॉल्यूशन कंप्लीट देख के आया है, उसने कंसेप्ट बिल्डिंग कर ली है, तो 5th प्री बोर्ड में उसको ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। मेरा दावा है आपसे, अगर आपने नहीं देखा है, आप 4 प्री बोर्ड जो इससे पहले सॉल्यूशन आए उनको देखें, बिल्कुल इत्मीनान से और इज्जत बख्श के उन वीडियो को देखेंगे अगर, तो 5th प्री बोर्ड में आप कहेंगे सर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, ये क्वेश्चन तो उड़ जाना चाहिए था अब तक। मेरी बात समझ, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हम कितनी बार उसका रिपीटिशन कर चुके हैं। ABCD आप नहीं भूलते हैं क्योंकि रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, छोटा बड़ा आप भूल जाते हैं, इस समय किसी को याद नहीं आएगा एग्जैक्ट। उसका कारण ये है क्योंकि छोटा बड़ा आप लोग रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ABCD आप क्योंकि इंग्लिश मीडियम से है, CBSE बोर्ड, तो इंग्लिश तो लिख ही रहे हैं ना हम। यही कारण होता है बेटे हमारी पढ़ाई का भी कि अगर हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो रिवीजन की कहीं ना कहीं कमी है।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है HCG HPL रिलैक्सन, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, आप चेक कर सकते हैं। आर प्रोड्यूस्ड इन द वुमन, द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। बहुत ही सीधे और शार्प क्वेश्चन है। ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें HCG और HPL की, तो ये दोनों तो रिलीज होते हैं प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोररी एंडोक्राइन टिश्यू, टेम्पोररी एंडोक्राइन टिश्यू, क्योंकि एक बार अगर डिलीवरी हो गई तो ये टिश्यू खत्म हो जाएगा। एंडोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करता है, जबकि रिलैक्सन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द ओवरी। ये आपको देखना पड़ेगी, रिलैक्सन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द ओवरी। ठीक हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, रीड द 4 स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट पढ़िए और नीचे 2 स्टेटमेंट गलत हैं, वही 2 स्टेटमेंट ढूंढ के लाने हैं आपको। देखेंगे जरा, स्ट्रेटिफिकेशन इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, बिल्कुल ठीक है। एनपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज कॉल्ड जीपीपी। एनपीपी, एक सेकंड इसको चेंज करें ताकि ये विजिबल हो जाए। एनपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इक्वल्स टू जीपीपी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीपीपी माइनस आर इक्वल्स टू एनपीपी। तो ये उल्टा दे रखा है, ये ठीक बात थी, ये गलत बात है। इन्होंने गलत बात की है, इसलिए सेकंड वाला क्या होगा, नहीं होगा। पढ़ते समय कॉन्शियस रहने की जरूरत है, क्योंकि वो ऐसी छोटी बातें कहेगा, बहुत ज्यादा इंडल्ज करके आपसे गलती कराएगा। डीकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है। जो फंगस या बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तभी वो डीकम्पोजिशन करते हैं। In the process of fragmentation, water soluble inorganic nutrient go down into the soil horizon. No, मिट्टी की जो परत होती है, लेयर होती है, उसमें अंदर तक मिनरल्स चले जाते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। इस प्रोसेस का नाम लीचिंग होता है सर। फ्रेगमेंटेशन का मतलब तो ब्रेक डाउन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। कहां गया बे, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना या ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में तोड़ देना। सर 4th वाला स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा फर्स्ट ठीक था और थर्ड ठीक था, ऐसा सी ऑप्शन में है। तो 7 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। बोलिए भाई, अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है? अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आपको बताना है कि जी सर मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक सेकेंड, हम लोग इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, 2 इनकरेक्ट ऑप्शन देने, हमने करेक्ट लगा दिया, माफ कीजिएगा, बिल्कुल यही गलती हमसे हो रही है, ये गलती हम लोग करते हैं। तो 2nd और 4th इनकरेक्ट है ना, तो हमें बोलना है कि बी वाला ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट की बात कर रखी है। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे जरा, एक कॉल है, बस आ जाइए। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच अमंग द स्पीसीज ऑफ फंगस स्पीसीज आर फ्री लिविंग दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम। फंगस की वो कौन सी स्पीसीज हैं जो फ्री लिविंग तरीके से रहती हैं और रूट इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा कॉमन है? तो बच्चा वो होती है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो होती है ये सबसे ज्यादा रूट इकोसिस्टम में मिलने वाला फंगस है। और इससे क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है सॉइल की ताकि वो ग्रो कर जाए। ठीक है, और ये बायो कंट्रोल एजेंट है। एक चीज और इसके बारे में लिख लेंगे, इट इज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट फर्टिलिटी से ज्यादा जरूरी है कि ये बायो कंट्रोल एजेंट है, क्योंकि फर्टिलिटी का काम तो माइकोराइजा कर लेगा, विच इज ऑल्सो अ फंगल एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो माइकोराइजा को दे देते हैं ये काम, हट जाओ भाई, अबे हटता क्यों नहीं। और ये क्या हो जाएगा, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज ऑफ फंगस। नेक्स्ट, इसकी बात अगर करते हैं तो एन एल्कोहलिक ड्रिंक प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। सर ये क्लास में आपको बताया गया, W से है विदाउट डिस्टिलेशन, तो वाइन और बियर ये विदाउट डिस्टिलेशन होती हैं और बाकी सारी किससे होती हैं, डिस्टिलेशन से होती हैं। तो सर डिस्टिलेशन कराते क्यों हैं, हम एक प्रीवर्ड पीछे कर रहे थे, उसमें था व्हाई डिस्टिलेशन रिक्वायर्ड। डिस्टिलेशन की जरूरत क्या है, तो डिस्टिलेशन की जरूरत से हम क्या करते हैं, वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन टू इंक्रीज the concentration of alcohol in the particular alcoholic drink। किसी भी अल्कोहलिक ड्रिंक में अगर अल्कोहल की परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्टिलेशन करानी पड़ेगी। अब वाइन और बियर में परसेंटेज अल्कोहल का रिलेटिवली लो होता है, क्योंकि यहाँ डिस्टिलेशन नहीं करते, तो बियर ऑप्शन में है नहीं। वी आर गोइंग टू टिक द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाइन। तो 9 का बी हो गया है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन 10 की तरफ।
रफ्तार बनी रहनी चाहिए, वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है बिल्कुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। किसी दिए गए समय पर एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल इसमें से कौन ऑक्यूपाई कर सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा, गोट क्योंकि हर्बीवोर होती है, ये तो सिर्फ घास खाएगी। लॉइन सिर्फ कार्निवोर होता है, इस वजह से मल्टीपल हो नहीं सकता। स्पैरो की अगर हम बात करें, यही हमारा आंसर होने वाला है, क्योंकि ये हर्बीवोर की तरह भी बिहेव करती है। जब ये प्लांट प्रोडक्ट को खाएगी यानी सीड्स को खा लेगी, प्लांट प्रोडक्ट लाइक सीड्स को खाएगी। और जबकि अगर हम बात करें कि ये कार्निवोर की तरह भी बिहेव करती है, जब ये किसको खा लेती है, इंसेक्ट को कंज्यूम करती है। ठीक है, तो क्योंकि स्पैरो क्या है, ओमनीवोर है, एक ओमनीवोर है या ओमनीवोरस एनिमल है, जो प्लांट ईटर भी है और मीट ईटर भी। मीट तो खैर नहीं, इंसेक्ट ईटर हो गया ना, तो ये कार्निवोर भी है, हर्बीवोर भी है, इस वजह से स्पैरो विल बी द करेक्ट आंसर। तो 10 का क्या उत्तर सही हो जाएगा बेटे, डी। मुझे लगता है ये चीज दिख रही है, और जो नहीं दिख रही है तो इस पेन से लिख देते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। बोले नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन वी आर हैविंग, नो एक्सप्लेनेशन। समझ गए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसेसिव ट्रेट फॉर अ करेक्टर चूजन बाय द मेंडल इन द गार्डन पी। गार्डन पी में चुनी गई जो ट्रेट है, ट्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड करेक्टर। आपको बस कुछ नहीं करना, कॉन्शियस होकर के बैठ जाइए। अगर 5 वीडियो प्रीबोर्ड आपने देख लिए, मेरा दावा है दुनिया में चीखते फिरोगे कि फेल तो नहीं होऊंगा चाहे पेपर कैसा भी आ जाए। ये हमारा पर्टिकुलर दावा है आपसे। बस 5 प्रीबोर्ड आप 2 बार देख लीजिए, मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हम कोशिश कर रहे हैं हर एक चीज आप तक पहुंचा दें। जहां जरूरत है वहां हमने चीजें भी ली, डायग्राम भी लिए। अब जैसे वॉयलेट की अगर हम बात करें तो हाँ बिल्कुल ये ठीक है, ये डोमिनेंट करेक्टर की बात की गई है, ये डोमिनेंट है। येलो पॉड कलर की बात करें तो ये मुझे डाउटफुल लगा, जबकि एक्सियल और टर्मिनल होता था तो ये भी डोमिनेंट है, और टॉल और डॉर्फ होता था तो ये भी डोमिनेंट है। द ओनली रेसेसिव करेक्टर इज येलो पॉड कलर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर यहां से आ रहा है, यहां से आंसर आ रहा है। टेबल को कैसे यूज किया उन्होंने, ये देखने वाली बात थी। ये देखिए, इधर डोमिनेंट है, इधर रेसेसिव है, इधर डोमिनेंट है, रेसेसिव, डोमिनेंट, रेसेसिव, डोमिनेंट, रेसेसिव, डोमिनेंट, रेसेसिव, इस तरीके से अरेंज है। अब उसने क्या किया कि सर सीड का ना शेप और सीड कलर पे तो बहुत क्वेश्चन बना लिए, तो इस बार उसने पॉड कलर को पकड़ लिया, जहां पर ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रेसेसिव है। बोलिए भाई, क्वेश्चन में आपके था येलो पॉड कलर, रेसेसिव चुनना था। आंसर आगे आ जाइए। ये हमारे पास ये टेबल हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। द लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसको छोड़कर किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड जो है उसमें सारी बातें फॉलो होंगी, सिर्फ एक को छोड़कर। वो एक कौन सा है ये आपको ध्यान से देखना है। जरा स्टेटमेंट आप पढ़िए और मुझे बताइए कि वो कौन सा होने वाला है। बोले भैया, अपने आप को भी समय दीजिए। दे डू नॉट टेक इन टू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, यही लिमिटेशन है। दे एज्यूम अ सिंपल फूड चेन एंड डू नॉट कंसिडर फूड वेब। ये भी ठीक है। दे डू नॉट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। ये बात गलत है। अबे रिलेशनशिप ही तो बताती है फूड चेन, कि अपर ट्रॉफिक लेवल वाला जो है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल वाले को फूड की तरह कंज्यूम कर रहा है। तो ये लिमिटेशन कब से हो गई? सैप्रोट्रॉफ्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस। ये बात भी ठीक है। उन्होंने पूछा किसको छोड़ करके, तो आंसर हो जाएगा सी। सी को छोड़ करके बाकी तीनों स्टेटमेंट जो हैं दे आर द लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। बोलिए भाई, अगर आपको समझ में आ रही है बात तो करना क्या है, आपको वीडियो लाइक करना है। लाइक से क्या होता है, आप पढ़े लिखी जनरेशन है, आपको ज्यादा घुमाया फिराया नहीं जा सकता। लाइक करने से हमको ये लगता है कि हाँ, जिन बच्चों ने वीडियो देखी है उनको अच्छा लगा, यानी हमें कंटेंट ऐसा लाना है या इससे और बेहतर लाना है। आपके लाइक नहीं होते हैं, मैं देख भी रहा था कि वहाँ पर व्यूज़ तो जा रहे हैं 100 तक, लेकिन लाइक वहाँ पर वही 4, 5, 6, 10, 12 तक। तो उससे ये लगता है कि क्या हमारे कंटेंट में कोई दिक्कत है। तो या तो आप कमेंट करिए या फिर उसको लाइक करिए अगर ठीक है तो। अगर कुछ इंप्रूव करवाना चाहते हैं तो कमेंट आप कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे 1 शॉट चाहिए, आप कमेंट करिए, आपको 1 शॉट मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी एक का होकर रहने में फ़ायदा है, यही जीवन का और दुनिया का रूल है। 4 के होकर रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मेरा होकर रहिए, किसी एक का तो होके रहना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी। और दिमाग नहीं चलाओ, मैं की तो सी। रीजन पहले पढ़ते हैं, सरसन बात को पढ़ते हैं। रीजन कह रहा है द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रोफोब्लास्ट। सर मोरुला कंटिन्यू डिवाइड करता है और ट्रोफोप्लास्ट में नहीं ना, ब्लास्टोसिस्ट में। ये मॉडिफाई होता है ब्लास्टोसिस्ट में।
ब्लास्टोसिस्ट के दो हिस्से होते हैं, एक ट्रोफोब्लास्ट होता है, एक इनर सेल मास होता है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया जी गलत गलत। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरेला, ये बिल्कुल ठीक ठीक बात है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, द ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी। यानी कि असर्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, और जबकि रीजन क्या है, रीजन हमारे पास गलत है। तो 13 का क्या हो जाएगा, सी हो गया। 14 पे आ जाइए। AUG कोड फॉर मैथ्योनिन, भाई रट चुकी है ये बात तो बिल्कुल ठीक है। AUG एक्ट एज स्टॉप कोडॉन, क्या मजाक कर रहे हो क्या भाई, AUG तो स्टार्ट कोडॉन होता है फॉर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है। ऐसे केस में आप ऑप्शन उठाते हैं डी। तो 14 का हो गया डी, वेयर असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, रीजन पहले पढ़ते हैं हम लोग, फिर असर्शन पढ़ते हैं। कर्ड एंड द योगर्ट हैव हायर विटामिन कंटेंट देन मिल्क, बात तो सही है, बात तो सही है, विटामिन कंटेंट ज्यादा होता है। असर्शन कहता है लैक्टोबैसिलस इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिल्क, लैक्टोबैसिलस बढ़ा देता है मिल्क में न्यूट्रिशनल वैल्यू। हमने आपको सिखाया था कि जब भी, अब ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है हाँ या ना, पहले तो बी ऑप्शन तो पक्का हो गया, लेकिन आपको चेक करना है ए और बी में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है। तो आप यहां लिख लिया करो क्योंकि, बिकॉज। अब पढ़िए, लैक्टोबैसिलस इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिल्क क्योंकि कर्ड एंड योगर्ट हैव हायर विटामिन कंटेंट देन मिल्क। तो अब आंसर बी ना होके क्या होने लगा बेटा, ए, क्योंकि एक्सप्लेन कर दी ना बात उसने, जो ऊपर कहा था वही एक्सप्लेन हो गया। रीजन और असर्शन, इतने आसान तरीके से असर्शन रीजन नहीं मिलेगा आपको कहीं। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड द बीटल सिक्रीट फॉल ऑर्डर, फॉल ऑर्डर क्यों देंगे भाई, फ्रेग्रेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्रेग्रेंट होना चाहिए, स्मेल अच्छी होनी चाहिए, फ्रेग्रेंट। तो ये तो गलत रख दी। इसको देखिए, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट, रिच इन नेक्टर, ये बात सही है। Assertion is true, reason is false, the answer is going to be C. Assertion is true, reason is false, the answer is going to be C. बोलिए। तो यहां आकर के आपका एक सेक्शन खत्म हो गया, सेक्शन A। अब आ जाइए 17 पर, देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब पेशेंट, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका भी देखें वीडियो में, मेरी बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि हम तो ऐसे है नहीं कि आप हम ही देखते रहे, भाई हमें देखने को क्या है। क्वेश्चन में पढ़ने का तरीका जरूर देखिए बेटे, तब वीडियो, कोई भी चीज को कैसे करना है ये बड़ा जरूरी गाइडेंस है। तो वीडियो में आप ये देखो कि क्वेश्चन की रीडिंग कैसे हो रही है, पकड़ के आंसर कितने शब्दों में लिखा जा रहा है, तब आपका नंबर इंप्रूव करेगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ पेशेंट शोड सिम्टम ऑफ द सस्टेन्ड हाई फीवर, सिम्टम ये है, स्टमक पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन है, नो ब्लड क्लॉट इन द स्टूल। अगर ब्लड क्लॉट आ जाते तो अमेबिक डाइसेंट्री हो जाती, एंटामीबा हिस्टोलेटिका से होती है, वो आई नहीं है, तो मुझे इसको टाइफाइड लग रहा है पूरी तरीके से। पूछा क्या क्या है ये देख लें जरा। पूछने में उन्होंने कहा है डिजीज बताइए, जो पूछा है बिल्कुल वैसे ही आंसर करना होता है आपको। डिजीज का नाम बताना है, फिर पैथोजन बताना है कौन है, हाँ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ये है। राइट द डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या बताना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट बताना है। हम जल्दबाजी में, उसने कई बात पूछी होती है, हम दो एक लिख के भाग जाते हैं। हाउ डिजीज गेट ट्रांसमिटेड, मेथड ऑफ या मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, फैलता कैसे है ये पर्टिकुलर बीमारी, ये पूछा गया है। चार बातें अगर बताएंगे आप तो 2 नंबर मिलेगा, यानी एक बात के लिए कितना है, आधा मार्क्स दे रखा है। आंसर लिखना शुरू करते हैं। डिजीज का नाम है बेटा टाइफॉइड, बिल्कुल क्लियर सिम्टम से हमको हो गया टाइफॉइड। फिर पूछा पैथोजन, तो पैथोजन का नाम होता है सैल्मोनेला टाइफी। आप टाइफी लिख सकते हैं, पूरा है टाइफी म्यूरियम, है ना, टाइफी भी आप लिख सकते हैं, सैल्मोनेला टाइफी। साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका है, 2 वर्ड होते हैं यहाँ पर, अंडरलाइन करेंगे, पहला है जीनस, दूसरा स्पीसीज। पहले जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, दूसरे वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल है, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है, मिला के नहीं करना। ये क्लास 11 की बात थी, मैं 12 में भी आपको बता रहा है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो टाइफाइड का बड़ा फेमस टेस्ट है, दैट इज विडाल टेस्ट। बोलिए ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिटेड थ्रो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ट्रांसमिटेड थ्रो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कंटामिनेशन हुआ हो, उसमें ऑलरेडी जो है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, वो किसी को अगर खिला पिला देंगे आप तो हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, टाइफॉइड मैरी उसका नाम रख दिया था, निकनेम रख दिया था, क्योंकि वो सबको सर्व कर रही थी टाइफाइड।
ओरिजिनल नाम उसका क्या था, मैरी मेलन नाम था, है ना, शी वॉज अ कुक, ऐसा केस आपने पढ़ा था। चॉइस दी गई है, अगर ऊपर वाली बात नहीं लिखते हो फिर दूसरी वाली बात बताओ। कह रहे हैं नेम द टू स्पेशल टाइप ऑफ द लिम्फोसाइट्स इन द ह्यूमन, हाउ डू दे डिफर इन देयर रोल इन द इम्यून सिस्टम। एक नंबर नाम लिखने का है और दूसरा नंबर उनके काम करने के तरीके अलग कैसे हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मैं यहां लगाता हूं क्वेश्चन नंबर 17। तो टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन बॉडी आर, टू लिम्फोसाइट्स कौन कौन से हैं। एक है बेटा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि फंक्शन भी आ जाए यहीं पे। एक होता है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरा क्या है, टी लिम्फोसाइट्स। एक हो गया बी लिम्फोसाइट्स, एक हो गया टी लिम्फोसाइट्स। आप बता भी सकते हैं कि ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, और मैच्योर कहाँ होते हैं बेटा, मैच्योर इन थाइमस, मैच्योर इन थाइमस। प्रोलिफरेशन या डिफरेंशिएशन जो होता है इनका, ये प्रोड्यूस भी बोन मैरो में होते हैं और ये मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं, प्रोड्यूस इन बोन मैरो, और ये मैच्योर या डिफरेंशिएट भी कहाँ होंगे, डिफरेंशिएट इन बोन मैरो, डिफरेंशिएट इन बोन मैरो। बोलिए भाई, अब बात आती है इनके काम करने के तरीके की। तो बी लिम्फोसाइट वर्क बाय प्रोड्यूसिंग, एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो ये काम करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, और इसके इम्यून रिस्पॉन्स को कहते हैं ह्यूमरल इम्यून, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। जबकि टी वाले की बात करें तो क्या कहते हैं, इनका काम होता है ये डायरेक्टली अटैक करते हैं टी लिम्फोसाइट, हाँ, या दे हेल्प बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस, ये मदद करते हैं बी लिम्फोसाइट की ताकि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और इनका काम क्या होता है, इनका इम्यून रेस्पॉन्स कहलाता है सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं CMI। इसका रोल ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में भी लगता है, यानी कि वो पेशेंट जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, जबकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट से इसका कोई लेना देना नहीं। तो ये 2 नंबर की बात आ गई, जहां 1 नंबर इस बात पे मिला और 1 नंबर इस बात पे मिला। ये क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर सकते हैं, यहां आप इसका आंसर देख लीजिए। अब आगे हमारे साथ चल पड़िए। अगला क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 18। इसके बारे में देखेंगे क्या कह रहा है ये क्या बोलता है, क्या बोलती तू, व्हाट इज द रोल ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सैक्रेड ग्रुप का बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में क्या रोल है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, लिस्ट द फीचर्स दैट मेक अ स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, तो सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में बात कर लेते हैं और यहां पर स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बारे में 2 लाइन खींच लिया और दे रखा है। रोल ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स की बात करेंगे, रोल ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स, रोल ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स, और यहां हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज या फीचर्स ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी, फीचर्स ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी। ठीक है, यहां आ जाइए मेरे साथ। सैक्रेड ग्रुप का रोल क्या है, हेल्प इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हेल्प इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हम आपको मेन पॉइंट बता रहे हैं, समझ रहे हैं। दूसरी बात, ये किस तरीके का कंजर्वेशन है, इन सीटू कंजर्वेशन। आप बता सकते हैं हेल्प टू प्रोटेक्ट थ्रेटेंड एंडेमिक एंडेंजर्ड स्पीसीज। हाँ, ये बातें हो गई, इनको प्रोटेक्शन का काम है, इनका कंजर्वेशन का काम है सैक्रेड ग्रुप्स का, इन सीटू का टाइप है ये। अब आ जाइए फीचर्स ऑफ द स्टेबल कम्युनिटी। भाई ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, रिपीट बहुत हो रहा है। सबसे पहली बात, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी में कम से कम, लेस ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में कम से कम वेरिएशन आना चाहिए हर साल। रेजिलिएंट एंड रेजिस्टेंस टू
इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस या परटर्वेशन, हम एमसीक्यू भी देख रहे थे इस पर, तो इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस के लिए रेजिलिएंट होना चाहिए। तीसरी बात, रेजिस्टेंस या रेजिलिएंट टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। कोई एलियन स्पीसीज अगर आ गई है तो उसे भी कोई इकोसिस्टम बर्दाश्त कर सके। ये इस तरीके से 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, यहां पर ये लिख दीजिए या फिर और वाला पार्ट कर दीजिए तो ये वाला कर दीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। अपने हाथ से पूरा लिखने का कारण बस यही है ताकि आप तक वो बात पहुंच जाए कि भाई कम शब्दों में अपनी बात कहें कैसे। लिखने में बड़ी समस्या है जिस वजह से नंबर टिंगड़ी पिंगड़ी हो रहे हैं। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात। तो क्या बात कहता है, क्या बोलती तू, द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स द चेंज इन द 2 पॉपुलेशन। हर्बीवोर की 2 पॉपुलेशन है, ए और बी। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यहां दिखा रखे हैं, यहां समय दिखा रखा है। भाई पहले ए वाले की पॉपुलेशन ज्यादा थी, फिर एक समय बाद वो कम होने लगी। बी वाले की पॉपुलेशन पहले कम थी, उसके बाद एक समय बाद वो बढ़ने लगी। पूछा क्या क्या है ये देखेंगे। ए एंड बी इन अ ग्रासी फील्ड, कैन यू सजेस्ट पॉसिबल रीजन, वजह बता सकते हैं, फॉर द चेंजेस इन द ऑब्जर्वेशन इन द या ऑब्जर्व इन द ग्राफ। ग्राफ में जो चेंज आपने देखे आप इसकी वजह बता सकते हैं। कुछ और तो नहीं पूछा है? नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं सर। पहली वजह तो यह है कि यहां पर कंपटीशन हुआ है, कंपटीशन बिटवीन क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज, कंपटीशन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। दूसरी बात, अगर स्पीसीज ए का ग्राफ नीचे आ गया तो ये कैसी हो गई है, इंफीरियर है, रिलेटिवली इंफीरियर स्पीसीज है। क्योंकि पढ़ा था ना हमने, इंफीरियर स्पीसीज विल बी एलिमिनेटेड आउट, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो कहते थे जो कमजोर होगा वो बाहर निकल जाएगा, उसकी पॉपुलेशन रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। और स्पीसीज बी क्या है, दिस इज सुपीरियर, रिलेटिवली सुपीरियर स्पीसीज। तो कंपटीशन के टाइम जो सुपीरियर स्पीसीज है उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई और दूसरे वाले की घट गई। इसमें आप एक आध लाइन और आप ऐड कर सकते हैं कि भाई क्या होता है कंपटीशन। कंपटीशन का सिंबल आप बता सकते हैं कि भाई दोनों को ही नुकसान है कहीं ना कहीं। हालांकि एक ग्रो करने लग गया पर उससे पहले वो भी कम ही था, समय लगा। यहां से शुरू हुआ होगा कंपटीशन, यहां से, उसके बाद इनमें इनकी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। विद द डुअल पर्पज सर्व्ड बाय द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इन द पॉलीमराइजेशन। भाई ये क्वेश्चन भी 2-3 बार आ चुका है पिछले पीरी बोर्ड्स में। हमने ये देखा कि जो डीएनटीपीज होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इनके 2 काम क्या क्या हैं। पहला काम तो है इनका बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बिहेव करना, क्योंकि जो नया डीएनए आप बनाओगे उसमें जो ईंटें लगाओगे, यानी कि बेस जो लगाना है आपको, कार्बन या नाइट्रोजन जो भी है मेन, वो तो यही लोग हैं ना। अरे भाई डीएनए क्या होता है, डीएनए को कहते हैं ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से तब ना बनता है डीएनए। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं, या मैं इनको कह सकता हूं सबस्ट्रेट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ठीक हो गया, ये पहला काम है इनका। दूसरा काम है एनर्जी प्रोवाइड कराना, प्रोवाइड एनर्जी फॉर द प्रोसेस, एक छोटी सी बात बताएं, आपने एटीपी की फुल फॉर्म पढ़ी है कभी? एटीपी भी तो इन्हीं में से एक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट तोड़ दीजिए भाई, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इस तरीके से है, 3 फॉस्फेट है। जब ये बॉन्ड आप तोड़ते हैं इस तरीके से तो यहां से निकलती है एनर्जी, और ये बचा क्या, एडीपी, 2 फॉस्फेट वाला बचा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी से एनर्जी निकलती। ये हमने एक पार्ट का आंसर आपके लिए कर दिया। दूसरे पार्ट की जब हम बात करते हैं वो है क्या, सेकंड, विच वन ऑफ द इंट्रॉन एंड एक्सॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ द एंटीक्विटी। अब ये इतना बढ़िया इन्होंने शब्द इस्तेमाल कर लिए यहां पर कि किसी को भी क्या कर दिया जाएगा, यहां पे घुमा दिया जा सकता है। खैर कोई बात नहीं, बोर्ड मुझे उम्मीद है कि इस तरह ये वर्ड जो है नहीं लाएगा, लेकिन लाएगा भी अगर तो आप लोग समझ के चलिए। यहां ये पूछा गया था कि किसका रोल नहीं है इंट्रॉन और एक्सॉन में, तो आपको बताना पड़ेगा ऐसे लिख के,
एक्सॉन आर दी कोडिंग सीक्वेंस एंड एक्सप्रेस्ड, कोडिंग सीक्वेंस और यही क्या हो जाते हैं बेटा, एक्सप्रेस हो जाते हैं, गेट एक्सप्रेस्ड। जबकि इंट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं, सो व्हाट आर द इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड डू नॉट गेट एक्सप्रेस्ड, नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड डू नॉट गेट एक्सप्रेस्ड। तो सर ये जो बात कही गई, ये जो बात कही गई वो किसके लिए कही गई कि रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, दिस स्टेटमेंट वाज फॉर इंट्रॉन बिकॉज दे आर दी नॉन कोडिंग एंड डू नॉट गेट एक्सप्रेस ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। तो ये इंट्रॉन के लिए बात कही गई थी। ठीक है बेटे, तो ये एक वर्ड आप समझ के चल लेंगे, बस ये एक फ्रेज यूज किया गया है यहाँ पर। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर चाहें लिख सकते हैं, वरना अपना कॉपी में लिखिए। इसमें चॉइस भी दे रखी है कि अगर आपको वो बात समझ नहीं आ रही तो आप चॉइस यूज कर लीजिए। कह रहे हैं देयर वर नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्ली अर्थ, इट वॉज सपोज टू बी फॉर्म्ड आउट, एक बार आप पढ़े जरा खुद, सपोज टू बी फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक। उसके बाद क्या देखा हमने वहां पर, वेरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज गिवन, वन ऑफ देम वॉज ऑपरेन हेल्डन थ्योरी। दो पोस्टुलेट बताइए ऑपरेन हेल्डन थ्योरी के, बताइए क्या पोस्टुलेट हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो क्या हो गई कि जो लाइफ आई है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। दो पोस्टुलेट यहां लिख दीजिए, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ है ना, और वो कहां से आई है, ऑर्गेनिक मटेरियल या मॉलिक्यूल से। भाई आप जानते हो ना, पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है। ये दो स्टेप हुए हैं, यही कहती है ऑपरेन हेल्डन की थ्योरी, यही सपोर्ट करती है। तो पहले केमिकल इवोल्यूशन होकर के क्या बना होगा, पहली लाइफ बनी होगी, उसी से क्या है फिर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नई लाइफ फॉर्म्स आती चली गई। दूसरा स्टेटमेंट में इन्होंने ये कहा था कि अर्ली टाइम में, ये पूरी थ्योरी है, आप पढ़ेंगे तो बेहतर है, क्योंकि ये ऐसी थ्योरी है कि जरूर आपके कोई भी टीचर रहे उन्होंने जरूर आपको लिखवाया है, तो उसमें से कोई भी दो पोस्टुलेट लिख दीजिए। अब जैसे ये बता रहे हैं कि अर्ली टाइम में एटमॉस्फेयर कैसा था, एटमॉस्फेयर के बारे में इन्होंने बताया अपनी थ्योरी में, एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उसके अलावा क्या है, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का लेवल नहीं था, या ऑक्सीजन जो है एब्सेंट थी, ऑलमोस्ट एब्सेंट, जितनी भी प्रेजेंट थी वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट थी, है ना। तो यहाँ पर अमोनिया था, अमोनिया गैस था, मीथेन था, वाटर वेपर्स थी, ये बात आप बता सकते हैं, है ना। लगातार बारिश होती थी, वाटर वेपर एकदम से ऊपर जाती थी, क्लाउड बनाती थी, बरसती रहती थी, सालों बारिश हुई है। बहुत अच्छी थ्योरी है ये, तो उसका पोस्टुलेट आपको दो लेने हैं। अच्छा, ऑपरेन हेल्डन थ्योरी को एक्सपेरिमेंट करके किसने सपोर्ट किया था, तो वो एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ये भी आप जान लीजिए, कई बार आ सकता है कि सपोर्ट में आप, उसने सिर्फ ये कह दिया ऑपरेन हेल्डन थ्योरी का कोई स्टेटमेंट उठाया, बोले जस्टिफाई, तो जस्टिफाई कौन करके लाया होगा, मिलर एक्सपेरिमेंट। इसका डायग्राम आपके पास कहाँ है, एनसीईआरटी में डायग्राम है, उसको आप पक्का करेंगे। तो या तो ये वाला पार्ट आपको करना था या फिर ये वाला पार्ट करना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन नंबर बी। जो 2 नंबर के क्वेश्चन है उसमें सबसे अंतिम प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। एक फ्लो चार्ट दे रखा है, एबीसी इसमें दिखा रखे हैं, और एबीसी क्या है, एबीसी क्या है ये पूछने की जरूरत नहीं है किसी से। उन्होंने खुद कहा कि पार्ट एबीसी शोज द हार्मोनल फैक्टर, यानी हार्मोन्स हैं ये, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवेरियन चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो ओवरी में चेंजेस कराते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय। स्टडी द चार्ट, आंसर द क्वेश्चन। ठीक, मैं कुछ नहीं कहूंगा भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा। प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल बनने में किसने मदद की होगी, आप मुझे खुद सोच के बताएं। भाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने की होगी, एफएसएच, और इसकी हेल्प कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल से ओवा का रिलीज किसने कराया है, एलएच ने, यानी कि ल्यूटियनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटियनाइजिंग हार्मोन इसने कराया है। तो बी क्या हो गया, एलएच हो गया। सी के बारे में, ओवा से जब कॉर्पस ल्यूटियम बना तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होने लगा, ये बात समझने वाली बात है, प्रोजेस्टेरॉन। तो आपको ए भी पता है, बी भी पता है और सी भी पता है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन, की क्वेश्चन पूछता क्या है हमसे। नीचे एक लाइन छुप रही है, उसको ऊपर ले लेते हैं।
इन्होंने कहा है नेम द पार्ट एबीसी रिप्रेजेंट द हार्मोनल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंट। एबीसी आपने रिप्रेजेंट कर तो दिए, अरे भाई रिप्रेजेंट किए कि नहीं किए। ए जो है वो क्या बताया आपने, या तो एफएसएच होगा या तो एस्ट्रोजन होगा, एफएसएच और एस्ट्रोजन रख लिए। बी की जब बात करने गए तो आपने कह दिया भाई वो एलएच होगा। सी की जब आप बात करने गए तो आपने कहा वो प्रोजेस्टेरॉन होगा। कोई परेशानी है इसमें अभी तक? उसके बाद कह रहे हैं स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ दीज हॉर्मोन्स इन फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में इन हार्मोन का क्या इंपैक्ट पड़ता है ये आपको बताना है। तो बता सकते हैं आप बिल्कुल आसानी से। एलएच क्या करता है, यहीं पे बता दीजिए, ये लिखा हुआ है। एलएच क्या करता है, कॉजेज ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कराएगा और गोनेडल एक्टिविटी कंट्रोल करेगा। कंट्रोल गोनेडल एक्टिविटी, गोनेडल एक्टिविटी, ये काम किसका हो गया बेटा, एलएच का हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट, कह रहे हैं एफएसएच और एस्ट्रोजन ये क्या करते हैं, डेवलप फॉलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स कराते हैं जिससे आपको फीमेल गैमीट मिलता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या कराते हैं, मेंटेन एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस, मेंटेन एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस, या आप कह सकते हैं प्रिपेयर यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, या इम्प्लांटेशन करिए, इम्प्लांटेशन है ना, ये काम ये लोग कराते हैं। तो पहले वाले में पार्ट के नाम बताने थे, दूसरे में काम बताने थे, खत्म बात। 2 नंबर में ऑप्शन भी नहीं था कोई, है ना। तो सेक्शन नंबर किस पर आ गए अब हम, देखिए अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन देख करके एकदम सेंस आ जाएगा, बोले कितने नंबर का है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से अंदाजा हो जाता है ना हम। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना प्यारा और सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे जरा। पहले इन्होंने कहा है व्हाट सिग्निफिकेंस डज द कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी होल्ड। पहले तो ये फोटो देख लीजिए, क्लास 11 की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का है, बायोलॉजी का, लेकिन यहां यूज किया है इन्होंने एलिफेंट दिखाया जूलॉजिकल पार्क में। जूलॉजिकल पार्क कैसे कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, बोले जूलॉजिकल पार्क इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन। मैं पहले वाले पार्ट का आंसर कर रहा हूं। तो व्हाट सिग्निफिकेंस यानी महत्व, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, इंपॉर्टेंस। डज द कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी होल्ड, तो आप लिखेंगे जूलॉजिकल, स्पेलिंग गलत हो रखी है, जूलॉजिकल पार्क्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन, एग्जाम्पल ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन। उसके बाद आप इसका सिग्निफिकेंस बता देंगे कि इन दिस केस, in this method animals are protected in specific या particular human care outside from their नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के स्पेशल ह्यूमन केयर में हम उनको रखते हैं। ये सिग्निफिकेंस है। बोलिए भाई, कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू। अब ये भी अगर लिखना पड़ा तो भाई आप फिर 12th में तो है नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। इन सीटू और एक्स सीटू, भाई आउटसाइड द एनवायरनमेंट यहां हो जाएगा नेचुरल हैबिटेट होता है इन सीटू का, जबकि एक्स सीटू में क्या लिखना पड़ेगा हमको, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट आउटसाइड नेचुरल बनना एनवायरनमेंट, स्पेशल एनवायरनमेंट दिया जाता है इनको, स्पेशल हैबिटेट में इनकी केयर की जाती है। एक्सीटू कंजर्वेशन इसको बोलते हैं। अब जरा थर्ड पार्ट आप देख लेते हैं, इसका क्या है। थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने देखें, कह रहे हैं व्हाट आर दी फ्यू एग्जांपल ऑफ इन सीटू एंड एक्स सीटू। अब इन सीटू और एक्स सीटू का एग्जाम्पल हम पहले भी कई बार दे चुके हैं, जरा देख लें। यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं सर, थर्ड वाला पार्ट आ रखा है, एक साइड हमने लिख लिया है इन सीटू और एक साइड हमने लिख लिया एक्स सीटू। एग्जाम्पल पे आ जाइए, पहले इन सीटू में आ जाइए। देखिए सैक्रेड ग्रुप्स, हॉट स्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं है, हॉट स्पॉट खोल दीजिए जरा, नेट चलाऊंगा। ठीक, इन सीटू की बात कर ली आपने, सैक्रेड ग्रुप्स हो गए, हॉट स्पॉट हो गए,
कोरल रीफ भी हो सकती है, कोरल रीफ्स, इनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। बाकी यहाँ आइए पहले, यहाँ नेशनल पार्क हो गए, नो नेशनल पार्क इज गोइंग टू बी ना इंस्टीट्यूट ना, यहाँ जूलॉजिकल पार्क आएगा, जूलॉजिकल पार्क हो गए, बोटेनिकल गार्डन हो गए, बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सफारी हो गए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सफारी पार्क, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस में आ जाएंगी, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और इसी में क्या आ जाएंगे हमारे नेशनल पार्क आ जाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको इसमें कोई एक एक एग्जाम्पल या दो दो एग्जाम्पल आपको लिख देने थे तो बात पूरी हो जाती, ठीक है भाई। आगे चले, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है 3 नंबर। इस तरीके से आंसर लिखना, जल्दबाजी में कतई नहीं लिखना। आगे चलेंगे, इसमें एक और याद आ रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व और लिख लीजिए, क्योंकि आपको कॉपी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, ये 5 प्रीवर्ड देख रहे हैं तो आपको कॉपी तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलमोस्ट सब कुछ लिखने की कोशिश है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। बोले व्हाट इज विड्रॉल सिंड्रोम, लिस्ट एनी 2 सिम्टम ऑफ दिस कंडीशन। विड्रॉल सिंड्रोम होता क्या है, कोई भी एडिक्टेड पर्सन है, अचानक से आप उसकी सप्लाई बंद कर दें, मान लीजिए अल्कोहल का एडिक्ट है या ड्रग का एडिक्ट है, तो जब आप एब्रप्टली अचानक से उसकी सप्लाई बंद करते हैं, उसको ड्रग देना बंद करते हैं, अल्कोहल देना बंद करते हैं, तो उसके क्या होते हैं, फिर सिम्टम दिखाई देते हैं आपको, उसकी बॉडी क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, उसी को हम विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। लिख लेते हैं, पार्ट 1 की बात करते हैं। व्हेन अ पर्सन, अ एडिक्टेड पर्सन, व्हेन अ ड्रग या अल्कोहल एडिक्टेड person is abruptly make away from, उसको दूर ले जाते हैं, make away from particular drug or alcohol, particular drug or alcohol, his or her body shows reactions, shows symptoms और reactions, इसी को हम क्या कहते हैं, this is called withdrawal syndrome, इसी को हम क्या कहते हैं, withdrawal syndrome, ठीक है भैया। अब ये जो है आपकी पूरी withdrawal syndrome की बात हो गई। 2 सिम्टम की अगर हम बात कर लेते हैं तो पेन चेंज करके आ जाइए। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, बड़े बड़े खतरनाक सिम्टम होते हैं भाई। शेकीनेस होती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं इस व्यक्ति के। नोजिया, इसको ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे वॉमिट आ रही हो, हाँ वॉमिट से पहले की फीलिंग जो होती है। उसके अलावा क्या होगा, स्वेटिंग होगी, हैवी स्वेटिंग होगी, पसीना आने लगेगा इसको। जिन लोगों ने वो देख रखी है मूवी संजू, वो ये जानते हैं कि कौन कौन से सिम्टम आते हैं, है ना। उसकी बॉडी कार्व करेगी ना, कार्विंग करेगी कि नहीं मेरे को ड्रग चाहिए, बॉडी की नीड हो जाती है, बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है दैट वो पर्टिकुलर डोज उसको मिलनी चाहिए। अदरवाइज बॉडी में क्या हो जाएगा, एंजाइटी फील करेगा वो पर्सन, डिप्रेशन में कई बार चला जाएगा। हाँ, एंजाइटी फील कर रहा है, एंग्शियस हो गया है, डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं विड्रॉल सिंड्रोम के। आर यू गेटिंग इट? हाँ, एक चीज और, ये पेपर अगर किसी को पूरे फॉर्मेट में चाहिए विद सॉल्यूशन उनके, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। ये मेरे को अभी याद आया, मैंने कहा चलो बता देते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं भाई, इसी एनपीसी एजुकेशन हब का टेलीग्राम चैनल, कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप वहां चले जाएंगे तो ये पेपर ना आपको विद सॉल्यूशन वहां मिल रहे हैं। बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी आ रहा है, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। खैर, हम लोग क्वेश्चन पे थे अपने, पहला पार्ट हमारा हो गया। सेकंड देखें, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द सोर्स प्लांट ऑफ द ड्रग मैरिजुआना, हसीस, चरस, गांजा, 2 मैं इसमें ऐड कर देता हूं क्योंकि कल को वो भी आ सकते हैं। उनका प्लांट बताना है, उनका सोर्स है बेटे कैनाबिस सटाइवा, यही हो गया ये बात। तो कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा। दूसरी बात है मेंशन देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, तो बेटा ये इंपैक्ट डालते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये जो ड्रग वाला पोर्शन है ना, यहां से तो आप एक टेबल तैयार कर लो, हमने क्लासरूम में तैयार कराई है ऑफलाइन में। एक तरफ आपने ड्रग लिखना है, कौन सा सोर्स है उसका, फिर उसके एग्जाम्पल क्या क्या है जो मार्केट में आ रहे हैं कि किस नाम से आ रहे हैं। जैसे कैनाबिस सटाइवा इन नामों से आता है क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं आप अलग अलग
पार्ट को यूज करके, कभी फ्लावर को, कभी लेटेक्स को, कभी लीव्स को एंड सो ऑन। और फिर उनका एक्शन बॉडी के किस ऑर्गन पे, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अब यहां पर आकर के खत्म हो जाता है। जो उन्होंने पूछा था हमने पूरी बात बता दी है। आगे हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। आप इसका जो भी करें, ये बी पार्ट के 2 आंसर थे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। वाई आर दी मॉलिकुलर सीजर सो कॉल्ड? मॉलिकुलर सीजर को मॉलिकुलर सीजर ही क्यों कहा जाता है? इस लाइन का मतलब बताया हमने। जिस अंग्रेजी से आप परेशान हैं, बात ही समझ नहीं आ रही, क्या पूछ रहा है भैया, जवाब तो तब देंगे ना, बुझा ही नहीं रहा है। वाई आर द मॉलिकुलर सीजर सो कॉल्ड, कि मॉलिकुलर सीजर को मॉलिकुलर सीजर कहते क्यों हैं? राइट देयर यूज इन द बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में उनकी क्या जरूरत पड़ रही। ठीक, उसके अलावा यहां देखिए दूसरा पार्ट है, नेम द एंजाइम दैट आर यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो भाई दूसरे पार्ट का आंसर तो बिल्कुल दौड़ता हुआ है, रुक ही नहीं पा रहा है, मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी से बात है। बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए आपको कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है? लाइजोजाइम। व्हाइट से लिख दें, चलो, लाइजोजाइम से बैक्टीरियल सेल के लिए। और जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, फंगल सेल की, तो फंगल सेल कंटेन करती है सेल वॉल काइटिन, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए कौन सा एंजाइम लगती है? काइटिनेज, काइटिनेज एंजाइम लगती है। तो ये दोनों तो क्या हो गए हमारे? एंजाइम हो गए, जिससे हम इसको कट करके डीएनए बाहर निकाल सकते हैं। आगे बात करेंगे इस वाले पार्ट की कि मॉलिकुलर, अब इसका आंसर मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, डोंट वरी व्हेन आई एम हियर। पहले पार्ट का लिखिए, दे आर कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर, दे आर कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर बिकॉज, मॉलिकुलर सीजर बिकॉज, बिकॉज दे कट, बिकॉज दे कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड प्रोड्यूस, डीएनए मॉलिक्यूल, बस डीएनए मॉलिक्यूल काटते हैं इसलिए मॉलिकुलर सीजर हो गए। अब पूछा गया बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज है? यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, दे आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज, अब पूरी बात लिख दो यहां पे, मैं यहां लिखता हूं बाकी बात। बिकॉज, ऐसा क्यों करते हैं हम? बिकॉज दे कट डीएनए एंड प्रोड्यूस स्टिकी एंड, दूसरी बात आप लिख सकते हैं, यूज टू प्रोड्यूस, यूज टू मेक या प्रोड्यूस आरडीएनए, आरडीएनए बनाने में इनकी जरूरत पड़ती है। हाँ, दे कट एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। तो ये लिख तभी पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपको मालूम है किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एक बात सोचिए आपने, जो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर की डिग्री से ज़्यादा ये बात डिपेंड करती है उसकी सक्सेस, सक्सेस जो होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है उसका प्रैक्टिस कैसा है। एक पर्सन ने डिग्री तो बहुत सारी ले रखी है, एक्चुअल में फील्ड में कभी काम नहीं करा, केस डील नहीं करे, तो आप उसको स्पेशलिस्ट सिर्फ डिग्री पे तो बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी पूछ नहीं होगी, सक्सेस नहीं मिलेगी। एक डॉक्टर है जिसके पास बहुत ज़्यादा डिग्री नहीं है पर उसका एक्सपीरियंस गजब का है, यानी जगह जगह पे जाकर के उसने काम किया, बहुत सारे केसेस उसने सॉल्व किए हैं। तो बिल्कुल वही हिसाब यहाँ लगा लीजिए, जितने ज़्यादा पेपर और क्वेश्चन आपने ठीक से सॉल्व किए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन अच्छा मिला है आपको, तो आप में स्पेशलिटी आ जाएगी। और आप वैसे चाहे कितनी बोले ये मेरे मॉड्यूल हैं, वो वाली एक्स कोचिंग के हमने मॉड्यूल ले रखे हैं मेरे पे, ये देखो सर मैं मोटी किताबें करता हूँ, ये फला फला कंपनी के मेरे पे सैम्पल पेपर है, कितना भी सजा के रख लीजिए, रिजल्ट में नहीं दिखाई देंगे वो। ठीक है जी, आगे चल जाएं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 क्या कह रहा है? 25 क्या कह रहा है बे? अमाइनो एसाइलेशन क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस बताना है। टिश क्यों, टिश क्यों। पहले तो अमाइनो एसाइलेशन क्या होता है आप इस तरीके से लिख देंगे, अमाइनो एसाइलेशन और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटे अमाइनो एसाइलेशन का? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड, इज अ प्रोसेस which include binding of amino acid
एट द 3' एंड ऑफ tRNA मॉलिक्यूल, इसी को हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसाइलेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ATP इज रिक्वायर्ड, यानी ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, इसी को हम चार्जिंग ऑफ tRNA या अमाइनो एसाइलेशन कहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस महत्व इसलिए है, दिस चार्ज्ड DNA सिग्निफिकेंस, दिस चार्ज्ड DNA इज यूज्ड, चार्ज्ड tRNA, सॉरी DNA नहीं, दिस चार्ज tRNA इज यूज्ड टू कैरी अमाइनो एसिड एट द ट्रांसलेशन प्लेस, जहां ट्रांसलेशन हो रहा है वहां पर हम अमाइनो एसिड को उठाकर ले जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, मैं कोई बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूं लिखते समय, मैं कोई किताब की लाइनें नहीं पढ़ रहा हूं भाई, जो जनरल है आपका लिखिए, लेकिन बात अपनी आपकी आ जानी चाहिए, अपनी बात सामने वाले को समझा दो। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट में किताब की लाइन रटूंगा तभी बात बनेगी, आ रहा है, लेकिन हाँ रीडिंग से ही आपको ये शब्द मिलेंगे जो आप आंसर में यूज कर पाओगे। तो ये क्या हो गया बेटा, सिग्निफिकेंस हो गया। अब आप लिख रहे हो अपनी आला उदल अंग्रेजी, बोले हम तो किताब नहीं पढ़ेंगे ना, बाहुबली हैं, हम क्यों पढ़ेंगे किताब, मास्टर साहब भी मना कर रहे थे, और अंग्रेजी में जो सेंस निकल रहा है वो कुछ और ही निकल रहा है। आदमी कुत्ते को टहलाता है, आपकी लाइन का सेंस निकला कुत्ता आदमी को टहलाता है, तो फिर तो कटेगा ना आंसर। वेयर डज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर इन अ बैक्टीरियल राइबोसोम एंड हाउ, एक बैक्टीरियल राइबोसोम में कहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, भैया ट्रांसलेशन प्रोसेस में बनता है, और कौन बनता हूं, देखो जोड़ ले। सेकंड पार्ट हो गया, और क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा बाबू, अरे यार ये क्या प्रोड्यूस कर दिया हमने, इसको तो हटाइए पहले, 1 सेकंड देंगे बेटा। ये आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हुआ, ठीक है। उन्होंने कहा है कि वेयर, है ना, और हाउ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एट ए पी साइट, पी साइट। आपको पता है जो राइबोसोम होते हैं इस तरीके से, आपने देखा होगा, यहाँ वो mRNA है, तो उसमें 3 साइटें बनी हुई होती हैं, 3 साइट होती हैं राइबोसोम में। ये होती है ए साइट यानी असेप्टर साइट, ये होती है पी साइट यानी कि जहां पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और ये वाली थर्ड वाली साइट जो आपको टीचर ने बताई है वो है ई साइट, यानी आप इसको ई फॉर एग्जिट भी मान सकते हैं। तो बड़ी सिंपल है, याद करने में कोई परेशानी नहीं है। तो आप कह सकते हैं पी साइट पर बॉन्ड बनता है लार्जर सब यूनिट में राइबोसोम की। बनता कैसे वो देख लीजिए, व्हेन टू चार्ज्ड क्या लिख दिया, व्हेन टू चार्ज्ड tRNA कम क्लोज टू ईच अदर, tRNA कम क्लोज टू ईच अदर at p site, water molecule get removed and peptide linkage या bond is formed, peptide bond बन जाता है। और दिखाना है तो आप बता सकते हैं कि भैया देख लो, देखने की चीज है, एक बार देख लो। यहाँ पर हमने कुछ भी ले लिया, CH3 एक अमाइनो एसिड है या एलानीन है, आप देख पाएंगे इसको शायद, ठीक, COH ले लिया। यहाँ पर दूसरा आपने H2, 2 H अलग अलग बना देते हैं, ऐसी तो होता है, एक H ये रहा, N रहा, NH2 हो गया। उसके बाद इसको ग्लाइसिन कहते हैं, द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, क्योंकि इसमें ये 2 तरफ H होते हैं। अब यहाँ से क्या निकाल देंगे आप, वाटर मॉलिक्यूल आपने निकाल दिया, और बॉन्ड बनेगा C डबल बॉन्ड O NH, इसके साथ CH COOH, और यहाँ आ जाएगा NH2। ये बॉन्ड जो है, ओ CH3 तो रह गया, CH3 H NH2। तो बेटा ये वाला जो बॉन्ड है इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, इसी बॉन्ड को हम कह रहे होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड, ये है पेप्टाइड बॉन्ड या लिंकेज, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से बनती है। अब जवाब था कि हाउ कैसे बनती है दिखा दिया, वेयर कहाँ बनती है वो भी आपको बता दिया गया है। आर यू गेटिंग इट।
अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कौन सा था? 25। दोनों पार्ट का आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चल रहे हैं हम लोग। चूज एनी 3 माइक्रोब्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर सूटेड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। कोई 3 माइक्रोब बताइए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सूट करते हैं। इज इन ग्रेट डिमांड दीज डेज फॉर अ वेरियस रीजन, मेंशन 1 एप्लीकेशन। इनमें से 3 चुनने हैं आपको। अब ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। माइकोराइजा, राइजोबियम और एनाबिना, आप कोई भी चुन सकते थे। इन तीनों के बारे में हम बता देते हैं आपको। अब ट्राइकोडर्मा के बारे में पता, बायो कंट्रोल एजेंट है, लेकिन ये जो हमने आपके लिए चुने हैं ये लोग हैं फर्टिलाइजर। दे आर दी बायो फर्टिलाइजर। ये तीनों ही क्या हैं? बायो फर्टिलाइजर हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होते हैं। एनरिच सॉइल विद न्यूट्रिशन, इनका काम है हाँ सॉइल को न्यूट्रिशन से एनरिच कर देना, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होते हैं। आंसर के तौर पे ये कंप्लीट आंसर आपके लिए है, आप जरा इसको पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन भी दे दें। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी डिफाइंड एज द एग्रीकल्चरल प्रोसेस दैट यूज बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्ट कंट्रोल एक्वायर्ड फ्रॉम द एनिमल एंड प्लांट। यानी आप केमिकल यूज नहीं करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करिए हर चीज में। There are 3 microbes that can be chosen for organic farming are as follows. The number 1 is Rhizobium, the second one is Mycorrhiza और number 3 is Anabaena। जरा इनका बारे में बात कर लेते हैं। The nodules on the roots of the leguminous plant are formed by the symbiotic association of Rhizobium bacteria. These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic form which is used by the plant as nutrient। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइजोबियम, लेकिन करता किसमें है? करता किसमें है? सिर्फ लेगुमिनस प्लांट में। ये बात ध्यान देने की है, लेगुमिनस प्लांट्स की रूट में। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है बेटा? माइकोराइजा। ये क्या है? फंगस फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट कॉल्ड माइकोराइजा। द फंगल सिम्बायोन्ट्स एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेज इट टू द प्लांट। फंगस क्या करती है? फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करती है सॉइल से और प्लांट को दे देती है। सच प्लांट शो रेजिस्टेंस टू द रूट बॉर्न पैथोजन। यानी जड़ों से कोई बीमारी नहीं लग सकती उन प्लांट्स में जहां पर माइकोराइजा है, क्योंकि ये पूरी रूट को कवर करके रखता है, तो फंगस बचा लेता है बीमारी से भी। टॉलरेंस टू द सैलिनिटी, इन प्लांट्स को सैलिनिटी का टॉलरेंस होता है, यानी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। ड्रॉट, सूखे का इन पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा इन प्लांट पे। क्यों? क्योंकि फंगस के पास इतनी प्रॉपर्टी होती है कि वो हवा से, एयर से ही, एटमॉस्फेयर से वो मॉइस्चर को खींच लेती है, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर किसको दे देगी? प्लांट को दे देगी। ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसकी वजह से प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। एनाबीना के बारे में देखें, एनाबीना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, हाँ नॉस्टॉक भी होता है। दीज आर दी साइनोबैक्टीरिया बेसिकली, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं साइनोबैक्टीरिया को, दैट इज यूज्ड एज द बायो फर्टिलाइजर, इट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और इनको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। कंप्लीट बात आपके लिए लेकर के आए, ऐसा आंसर आप लिख रहे हैं, फिर आप 3 नंबर के हकदार हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस तरीके से हेडिंग नहीं डालेंगे, वो 4 लाइनें उन्होंने ली और अपनी मर्जी से उन्होंने गुड़म 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 कर दिया। अब उनको लगता है 3 नंबर देगा एग्जामिनर, नहीं देगा भाई। ये देखिए ना बाइफर्केशन, 1 नंबर अलग मिला, इसका अलग मिला, इसका अलग मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ऑफ सेक्शन सी। A codon is a trinucleotide sequence of the DNA और RNA that correspond to the specific amino acid। कोडॉन क्या होता है? 3 नाइट्रोजनस बेस का बना हुआ एक सीक्वेंस होता है। द जेनेटिक कोड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेस एंड द जीन एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोटीन। ये जो जेनेटिक कोड होता है ये रिलेशन बताता है, ये बीच में चाबी है, कोड है किस किस के बीच का? डीएनए में बेसिस के सीक्वेंस का और प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड लगने वाले हैं प्रोटीन चेन में। व्हाट इज डीजेनरेसी? डीजेनरेसी क्या होता है? आप जानते हैं डीजेनरेसी क्या होता है? डीजेनरेसी समझिए, यानी कि फर्स्ट वाले का ए पार्ट। डीजेनरेसी इंप्लाइज दैट one amino acid can be coded by more than one codon। एक से ज्यादा कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, इसको कहते हैं डीजेनरेसी। फॉर एग्जाम्पल UUU या UUC, ये दोनों ही कोड हैं अलग अलग, और ये कोड किसको कर रहे हैं? फिनाइल एलानीन को कोड करते हैं, फिनाइल एलानीन को कोड करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी, फिनाइल एलानीन।
अब उसने जस्टिफाई करवाया होता तो मैं एग्जाम्पल दे देता, एग्जाम्पल वैसे भी लिखने में कोई बुराई नहीं है। बायोलॉजी में या किसी भी सब्जेक्ट में दो चीज़ों में कोई बुराई नहीं होती, एक एग्जाम्पल और एक डायग्राम। बस ध्यान ये रखें, ऐसा ना हो 1 नंबर का क्वेश्चन था उसमें आप जो है डायग्राम पेले पड़े, नहीं। छोटा डायग्राम बनाए भी तो ऐसा भी ना हो कि डायग्राम बनाने के चक्कर में आगे के क्वेश्चन ही छूट गए। तो मैनेज आपको बहुत ज़रूरी है। अभी तक मुझे नहीं लगता आप में से कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि 3 घंटे के पेपर में किसी की प्लानिंग ये नहीं होती है कि कौन सा सेक्शन किस समय तक खत्म हो जाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जिस समय आप 2 घंटा मतलब 2.5 घंटे में 2.5 आवर में अपना पेपर पूरा मैनेज कर पाते हैं, तब एक्चुअल में आपने बहुत शानदार तैयारी कर रखी है। क्योंकि उस बचे हुए आधे घंटे में आप एक एक लाइन पढ़ सकते हो अपनी कॉपी की कि मैंने कहाँ गलत लिखी है अंग्रेजी, कहाँ गलत नहीं लिखी है, कहाँ क्या चीज़ एक्स्ट्रा जरूरत थी उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये थोड़ी सी प्लानिंग यहाँ इस लेवल पे प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि बस क्वेश्चन आ रहा है और हम कुछ भी लिखें, कॉपी भरनी चाहिए। हाँ, आग कहीं भी हो मगर जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है सूरत बदलनी चाहिए। स्टार्टिंग कोडॉन इन यूनिवर्सल, बताएंगे किस कवि की पंक्तियां हैं ये बताने के लिए अभी जिंदगी में बहुत टाइम है। अभी क्वेश्चन करो, स्टार्टिंग कोडॉन इज यूनिवर्सल, जस्टिफाई करिए। बिल्कुल ठीक है। स्टार्ट कोडॉन क्या होता है? एओजी होता है। इट्स कोड्स फॉर मैथियोनिन। यही बातें आपको लिख देनी थी, लो जी जस्टिफाई हो गया। इसी कोडॉन से क्या होगा? ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, बाकी किसी से नहीं होगी। ट्रांसलेशन स्टार्ट फ्रॉम दिस कोडॉन, फ्रॉम दिस कोडॉन। जबकि स्टॉप कोडॉन कौन से हैं पूछा नहीं गया, मैं रिवाइज करा रहा हूं बस ऐसे ही। यू आया आया, यू आया गया, यू गया आया, ये 3 कोडॉन है जो स्टॉप कोडॉन होते हैं। ठीक है भाई। जस्टिफाई करने को जब भी कहे तो आप अपनी बात के एग्जाम्पल दे करके समझा दो। नंबर 2 देखिए, विच फीचर ऑफ जेनेटिक कोड अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बैक्टीरिया के अंदर इंसान की इंसुलिन बन पा रही है, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी जिम्मेदार है जेनेटिक कोड की? दैट इज यूनिवर्सलिटी। आगे कुछ है क्या? नहीं है। यहां पे पेज लेके लिख लेते हैं 27 का 27 क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड पार्ट। द यूनिवर्सल नेचर ऑफ जेनेटिक कोडॉन provide this ability to produce human insulin in बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया की सेल में ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करने की जो काबिलियत है वो किसकी वजह से? यूनिवर्सल नेचर की वजह से। अब ये होता क्या, एक्सप्लेन भी कर दो। इट मीन्स नियरली या ऑलमोस्ट all the codes code for same amino acid in all living organisms। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें लगभग सभी कोड में से जो अमाइनो एसिड कोड होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन के अंदर AUG कोड करता है मैथियोनिन को, तो बैक्टीरिया में भी यही करेगा। इकोलाई उठा लीजिए, कुत्ता बिल्ली भैंसा कटरा कुछ भी उठा लीजिए आप, सेम कोड करेगा। उसके बाद ट्रिपल U की बात कर लीजिए, ये फिनाइलएलानाइन को कोड करता है, मेरे अंदर, आपके अंदर, बंदर के अंदर, है ना, किसी के भी अंदर सेम कोड करेगा। इसको कहते हैं यूनिवर्सल नेचर। ये किसका आंसर हो गया था? सेकंड पार्ट का ये रहा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। 28 में ये कहा गया है कि भैया यहाँ ABCDEF है, इस हिसाब से हाफ मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 3 नंबर। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है। जरा आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। बहुत ही आसान सी बात थी ये। A क्या होगा, B क्या होगा, इस तरीके से। चलिए शुरू कर दीजिए। कैसे पता चला? कैरेक्टरिस्टिक। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, फिनोमिनन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। एग्जाम्पल बनाना या ग्रेप्स। अरे बोलो भाई, आगे चलिए। सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड का बनना, अगर फ्रूट बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थिनोकार्पी, और सीड बन रहा है तो बोलो भाई एपोमिक्सेस।
ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो ग्रासेस आर दी एग्जाम्पल, बोले भाई ग्रासेस आर दी एग्जाम्पल, ठीक है, ग्रासेस आर दी एग्जाम्पल, हट हट के हम आपको बता रहा हूं। अब पॉलीम्ब्रियोनी की बात करिए, अगर पॉलीम्ब्रियोनी, तो इसमें क्या होता है, सिंगल ओव्यूल कंटेन मोर देन वन एम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो। और ये किस में मिल जाएगा आपको, सिट्रस फ्रूट्स में आराम से मिल जाएगा, सिट्रस फ्रूट्स में आराम से मिल जाएगा पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो आपने सॉल्व कर लिया, ये 6 के 6 नाम लिख देंगे, आपका उलाला उलाला हो गया। आगे चलिए देख लें एक बार, किसी को नोट नाट करना है तो निकडिंग चिनिकचना है, इंग पिंग चिंग। 29, अ क्रोमोसोम डिसऑर्डर एसोसिएटेड आइदर विद एन एक्स्ट्रा कॉपी, आ गया ना समझ में, सब सिम्टम वगैरह लिखें। सो ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन नेम द डिसऑर्डर दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, डिसऑर्डर का नाम ओ तेरे की ओए मैं लिख देवांगा, ओए डाउन सिंड्रोम हैगी, ओए तुसी डाउन सिंड्रोम, भाई 21 क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम में आ रही। मास्टर बहुत स्पीड में हो भाई, समय तो बचाने का खेल है। व्हाट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज सीन इन दिस सिंड्रोम, क्या म्यूटेशन है भाई, कौन सी म्यूटेशन हुई है? पॉलीप्लॉइडी हो गई है कि एनीप्लॉइडी हो गई है? एनीप्लॉइडी देखी गई है, एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी यानी कि एडिशन ऑफ वन मोर कॉपी, एडिशन ऑफ वन मोर कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम नंबर 21 की एक और कॉपी बन गई है। और इसमें आप प्रकाश डालना चाहते हो तो बता सकते हैं, ईच सेल ऑफ दिस इंडिविजुअल will have 3 copies of chromosome number 21, क्रोमोसोम नंबर 21 पर 3 कॉपी होंगी, इस ये जो पर्सन है इसकी हर एक सेल में होंगी। इफ दिस सिंड्रोम इज रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग बर्थ, जन्म के समय अगर इस सिंड्रोम को रिकॉग्नाइज कर ले तो व्हाट आर दी फिजिकल ट्रेट दैट कैन बी सीन, वो कौन से कैरेक्टर है जो देखे जा सकते हैं बचपन में, समझ रहे हैं? तो बचपन में देखिए, एक तो ब्रॉड एंड फ्लैटेंड हेड होगा, पाम क्रीज देख सकते हैं और डीप पाम क्रीज है ना, पाम क्रीज एक गहरी होगी और बाकी बहुत ज्यादा लाइनिंग होंगी हथेली पर, ठीक है। पार्शियली ओपन रहेगा माउथ, पार्शियली ओपन्ड माउथ रहेगा इसका। इस तरीके की चीजें आप देख सकते हैं भाई, सारे सिम्टम ऑलमोस्ट दे रखे थे। इज दिस सिंड्रोम, या तो ये वाला पार्ट करना है थर्ड या फिर ये वाला, इज दिस सिंड्रोम मोर कॉमन इन द मेल और फीमेल? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक सेक्स में होते हैं। आप यहाँ लिखेंगे बोथ मेल्स एंड डिक्चिंग, ये और वाला पार्ट है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली affected by this syndrome, because it is not linked with sex chromosome, ये सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड नहीं है, रिलेटेड तो है, लिंक्ड नहीं है। इस वजह से मेल फीमेल इक्वली इफेक्ट होती है। केलाइनफेल्टर में मेल और टर्नर में फीमेल, याद रखना। डाउन सिंड्रोम में दोनों, केलाइन के फॉर किंग मतलब मेल, और टर्नर सिंड्रोम में फीमेल। आगे चल जाएं, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इधर देखिए भाई, ये केस स्टडी थी 4 नंबर की, आपको मिल गए हैं। अब इस पर आ जाइए नंबर 3 पर, एकदम गर्दा काट दी, 72 सिंह की रफ्तार है बेटे। इधर देखो, ये कुछ ग्राफ दे रखा है, क्या क्या है? एल्कोहल कंसंट्रेशन इन ब्लड, एक व्यक्ति है उसके शरीर में अल्कोहल की कंसंट्रेशन ऐसे ऐसे, और ये घंटे, और ये जीरो पता है कौन सा है बेटे? ये वो 0 पॉइंट है जहां पे लिटिल बनाए हैं इसने। हाँ, हम कह नहीं रहे, बॉडी जब 0 पॉइंट क्या हो गया, जब घंटा 0, इसका मतलब ये था कि अभी लिटिल बना के आया ये आदमी। उसके बाद जैसे जैसे घंटे बढ़ते जाएंगे कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी। ध्यान से देखें, जब सोचिए जब उसने अभी ड्रिंक करा है उस समय कंसंट्रेशन पेल, उसके बाद जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे कम होती चली जाती है, यानी कि जो हैंगओवर है जी वो तरता चला जाता। चलिए, अरे लिटिल छोड़ो, यहां देखो, विद रेफरेंस टू द अबव ग्राफ एट विच टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन ब्लड विल बी हाईएस्ट, वो कौन सा समय है जब खून में
कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ये पता नहीं कौन सी सीबीएसई ने क्वेश्चन बनाया, ये भी कोई क्वेश्चन बनाने वाली बात है, सबको पता है, पीने के तुरंत बाद, है ना। ये यहाँ पे बताएंगे इन फर्स्ट 1 आवर कंसंट्रेशन ना, इन फर्स्ट 1 आवर आफ्टर ड्रिंकिंग या एल्कोहल कंजप्शन विल बी हाई। ठीक है, ये तो आप बना ही लेंगे। एट विच टाइम विल इट हैव द लोएस्ट कंसंट्रेशन, तो आप बस यहां पर लिख दीजिए एज टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन डिक्रीजेस है, तो जितनी देर बाद आप उससे मिलोगे उतना कम जो है कम होता चला जाएगा। अब सबसे कम कब होगी? 7वें घंटे पे। अगर आप और बताना चाहते हो तो 6-7वें घंटे पे सबसे कम कंसंट्रेशन हो जाएगी। What are the some common symptoms experienced during the alcohol withdrawal? कोई आदमी जो है एकदम सुबह सुबह उठ के उसका जो चाय है वो वही है, छोटा सा, कम से कम 200 ml या 100 ml चाय थी उसकी, सुबह सुबह वो कंज्यूम कर रहा था। अब ऐसे केस में आपने क्या किया, उस दिन एक दिन उसका पौवा छुपा लिया। अब वो चाचा उठ के परेशान है, बोले उल्टी सीधी बातें निकाल रहे हैं, वो गालियाँ निकाल रहे हैं आपके लिए, पौवा कहाँ है मेरा, सूत्र पौवा दे मैनू। तो ऐसे केस में जो अल्कोहल विड्रॉल करने पे सिम्टम क्या आएंगे भाई? वही वाले सिम्टम आएंगे जो अभी पढ़ के आए हो, विड्रॉल सिम्टम, नोजिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, शेकीनेस, रैकलेस बिहेवियर, है ना, और कुछ नहीं पता कि ईंट उठा के मार दे तुम्हारे भाई, रैकलेस बिहेवियर। तो इस तरीके की चीजें आती है विड्रॉल में। सेम क्वेश्चन किया था अभी। What are the sum of the, या तो ये बता दो या नीचे वाली बात, What are the sum of the major health effect associated with the excessive alcohol consumption? अगर कोई पर्सन है जो एक लिमिट से ज़्यादा जो है अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है या बहुत लंबे समय से, उसकी बॉडी में किस प्रकार की जो नुकसान है वो पाए जाएंगे, उसकी बॉडी में किस प्रकार की दिक्कत हो जाएगी, तो उसका लगभग सारा सिस्टम जो है वो हिल जाएगा, है ना। जैसे क्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, अगले पेज पे लिख देंगे। अगला पेज क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है तो यहीं पे लिख डालते हैं। लो, और का 3rd, ये लास्ट केस स्टडी थी आपकी क्वेश्चन नंबर 30 में। बता दीजिए कि भाई उसको एंजाइटी रहने लगेगी, उसको डिप्रेशन रहने लगेगा, जरा सी बात पे हाइपर हो जाया करेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डैमेज हो जाएगा, बहुत समय तक अगर पी रहा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एल्कोहल कंजप्शन अगर कर रहा है। हाँ, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, इम्यून सिस्टम वीकन्स, ठीक। बाकी और क्या कराओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करा दीजिए, उसके लीवर डैमेज हो जाएगा, यानी कि लिवर सिरोसिस हो जाएगी, उसको लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी इसको, है जी। फैटी लीवर भी कहते हैं इसको, फैटी लीवर। ये सब सिम्टम है अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय से एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है। डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाएं भाई। मुबारक हो, हम लोग लास्ट सेक्शन पे आ गए, सेक्शन नंबर ई। यहाँ हमको चॉइस भी मिली हुई है, तो 3 क्वेश्चन जो है चॉइस के साथ हमको करने और बात खत्म करनी है। जैसे ये केस के बेस पे बता रखा है, इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि बात आपको थोड़ी समझ आ जाए। ये थोड़ा ज्यादा ही नीचे लग गया है, पढ़िए। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन वॉज टेस्टेड यूजिंग द एसे। कोई एक आपने सैंपल है उस पर टेस्टिंग कर रहे हैं आप, हैप G2 सेल अंडर हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशंस, यानी कि जो है ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा है ना, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। इन दिस एसे 3 कंसंट्रेशंस वर यूज्ड फॉर द स्टैंडर्ड इंसुलिन एंड, भाई 2 तरीके की इंसुलिन ली है, समझो क्वेश्चन को पहले। 2 तरीके की इंसुलिन ली है, एक है स्टैंडर्ड इंसुलिन और दूसरी है क्रूड बायोसिंथेसाइज्ड ह्यूमन इंसुलिन, अभी बनाई हुई इंसुलिन है, और एक स्टैंडर्ड है। तो आपने 4 लेवल पर इनको चेक करा है, नहीं 3 लेवल पे, एक तो लो कंसंट्रेशन पर, एक मीडियम कंसंट्रेशन पर और एक हाई कंसंट्रेशन पे। ये कुछ ग्राफ भी दिखा रखे हैं इन्होंने, ये कंट्रोल है, ये लो है, ये मिड है, ये हाई है। तो यहाँ कंसंट्रेशन है मिलीग्राम पर, या यहाँ माइक्रोग्राम है या मिलीग्राम है, पता नहीं क्या बात है, ये पर ml में। और ये दिखाई गई है सेल की वायबिलिटी, क्वेश्चन पढ़िए। पहला है, बाय स्टडिंग द अबव ग्राफ डिस्कस द एफिशिएंसी ऑफ क्रूड बायोसिंथेसाइज्ड ह्यूमन इंसुलिन एट लो कंसंट्रेशन। आराम से कराऊंगा ये क्वेश्चन में बहुत, क्योंकि समझना आना चाहिए। कह रहे हैं 50, ये है 50 माइक्रोग्राम पर ml पर, यानी लो कंसंट्रेशन पर क्रूड बायोसिंथेसाइज्ड ह्यूमन इंसुलिन की एफिशिएंसी कितनी है।
ये देखिए डार्क कलर दे रखा है स्टैंडर्ड के लिए और लाइट कलर है क्रूड बायोसिंथेसाइज्ड इंसुलिन के लिए। तो लो कंसंट्रेशन पर जिस 50 है, आप ये देखिए ये वाला ग्राफ यहां तक है और इसकी अपर लाइन यहां तक है, अगर विजिबल हो, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका एक्शन ज्यादा है, यानी कि क्रूड बायोसिंथेसाइज्ड इंसुलिन जो है वो बेटर काम कर रही है इन लो कंसंट्रेशन। पहले वाले का आंसर लिख लेते हैं, फर्स्ट वाले का, इसका एट लो कंसंट्रेशन क्रूड बायोसिंथेसाइज्ड इंसुलिन शो बेटर रिजल्ट्स देन स्टैंडर्ड इंसुलिन। स्टैंडर्ड इंसुलिन के मुकाबले क्रूड इंसुलिन जो है वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखा रही है। कब? लो कंसंट्रेशन पर। एज वायबिलिटी ऑफ सेल इज मोर। यहां पर जो वायबिलिटी है वो ज्यादा दिखाई दी थी, देखिए ना, इधर साइड वायबिलिटी चेक करा रहे थे, तो ग्राफ जब ऊपर आएगा यहां तक, और ये वाला किसके लिए आ रखा था, ये स्टैंडर्ड वाले के लिए, तो वायबिलिटी ज्यादा है क्रूड बायोसिंथेसाइज्ड इंसुलिन के लिए। यही बात लिख देनी थी, कुछ करना नहीं है अपनी तरफ से। आगे कलर चेंज कर लेते हैं। इन्होंने कहा है एट विच कंसंट्रेशन बोथ द इंसुलिन आर इक्वली एफिशिएंट। यहां पे भी ऊपर नीचे है, यहां पे भी ऊपर नीचे है, लेवल यहां है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ग्राफ बना देता हूं, ये देखिए यहां ऊपर नीचे है और यहां पर क्या है, देखिए यहां कंट्रोल लेवल पर, लेकिन हमें तो 3 लेवल थे ना, लो पर, मीडियम पर और हाई पर, तो हाई पर ऑलमोस्ट लेवल बराबर है। तो आप क्या लिख देंगे इसके लिए, एट हाई कंसंट्रेशन, जो कि कितनी है 100 है, कितना 150 है 150, एट 150 माइक्रो हाई कंसंट्रेशन पर, यानी कि 150 माइक्रोग्राम पर ml। यहां पर उन दोनों का एफिशिएंसी बराबर है, किसका, स्टैंडर्ड इंसुलिन का और क्रूड बायोसिंथेसाइज्ड इंसुलिन का। नंबर 3, यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन सजेस्ट व्हाई वी शुड ऑलवेज यूज कंट्रोल ऐसे। हमें कंट्रोल ऐसे हर बार क्यों यूज करना चाहिए? ऐसे का मतलब बेटे ये सैंपल है, तो हमें कंट्रोल ऐसे ही क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि अगर हम कंट्रोल ऐसे नहीं यूज करेंगे तो अलग अलग लेवल पर जो फंक्शन है वो पता नहीं चलेंगे। क्यों यूज करना चाहिए मैं लिख लूं जरा, कौन सा, ये वाला ले लें। टू स्टडी द एक्शन, भाई ये कलर दिख नहीं रहा, ब्लैक कलर उठाते हैं। टू स्टडी द, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, थर्ड वाला देख रहे हैं, टू स्टडी द एक्शन ऑफ इंसुलिन एट डिफरेंट कंसंट्रेशन बिकॉज इट बिहेव डिफरेंटली। इट बिहेव, कलर चेंज करके लिखेंगे क्योंकि ब्लैक में ब्लैक दिखा नहीं, इट बिहेव डिफरेंटली एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। भाई अलग अलग कंसंट्रेशन पर इसका एक्शन अलग अलग है ना, देखो ना इधर आके, जब हम लो रख रहे थे तो क्रूड सिंथेसाइज्ड इंसुलिन जो है वो ज्यादा एक्टिव थी, जब हम मीडियम ला रहे थे तो वो कम एक्टिव थी, लेकिन जब हम हाई कर रहे थे तो इक्वली एक्टिव जो है एफिशिएंट थी। तो अलग अलग अगर आपको पढ़ना है इम्पैक्ट या एफिशिएंसी तो कंट्रोल वे में कराना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंसुलिन मॉलिक्यूल। इंसुलिन मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर तो मास्टर में ऐसे डिस्क्राइब करूंगा, क्या कह रहा हूं, नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 31 का आप सब सीखे हुए हैं। भाई एक चेन ऐसे होती है, एक मैं दूसरा कलर उठा लेता हूं, अभी मेरे पास सुविधा है कलर की, हाँ, और एक चेन मैं और उठा लेता हूं, कौन सा कलर ले लें, व्हाइट कलर ले लेते हैं इस तरीके से। तो ये मान लीजिए चेन ए हो गई, ये चेन बी हो गई, ये चेन सी हो गई, ये 3 चेन होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाँ, कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, इस तरीके से ए बी। ये कौन सी है? इमैच्योर इंसुलिन है, इनएक्टिव या इमैच्योर इंसुलिन। जबकि मैच्योर इंसुलिन में क्या हो जाता है बेटा, सी चेन हट जाती है, यानी कि 2 ही बचेंगी, एक हो गई ये ए चेन और ये रही आपकी बी चेन। तो यहां पर क्या होता है, कंट्रोल्ड वे की जब बात करते हैं, ये बी हो गया, ये ए चेन हो गया, यहाँ डाइसल्फाइड लिंकेज हो जाते हैं,
इसको कहते हैं मैच्योर इंसुलिन। तो भाई ये हो गई स्ट्रक्चर की बात जो हमसे लास्ट पार्ट में पूछी गई थी। झूठ नहीं बोलना जहान सारा कहता है, भाई कहता होगा। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया था। देख के होपलेस नहीं होना, पढ़ना है। आपने अच्छे से इतनी पढ़ाई कर रखी है, आपने ये प्री बोर्ड पांचों आपने देख लिए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। बस आपको संयम बनाए रखना है। इन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द डिजायर्ड जीन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इज और आर सिलेक्टेड फॉलोड बाय द सिलेक्टिंग डिंग 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 डिंग। ये सब हम आप पढ़ लेंगे बहुत अच्छे बच्चों की तरह। यहाँ देखिए, अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। दिस कंडीशन इंक्लूड टेम्परेचर, पीएच एंड द सबस्ट्रेट। सवाल के जवाब देना जरूरी है। क्या एक और इसका पार्ट रहेगा? नो, अगले क्वेश्चन आ जाएगा। तो 4 पार्ट है, यहाँ देखेंगे। विच कंडीशन अपार्ट फ्रॉम द टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट प्रोवाइड बाय द बायोरिएक्टर। सर एक बात बताइए, बायोरिएक्टर टेम्परेचर, पीएच, इन सब के अलावा और क्या क्या प्रोवाइड कराता होगा? अभी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, और क्या बचा? सॉल्ट लगा लो, विटामिन्स लगा लो, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। खत्म, 1 नंबर में। नेम द कंपोनेंट ऑफ बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर के कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो आप बता सकते हैं भाई एजिटेटर सिस्टम होता है, एजिटेटर सिस्टम, पीएच एंड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, फोम कंट्रोलर सिस्टम, कलर चेंज कर लें, दिखेगा नहीं ना ब्लैक पे, फोम कंट्रोलर सिस्टम, फिनिश्ड प्रोडक्ट को ड्रॉ करने के लिए पोर्ट है, पोर्ट फॉर कल्चर एक्सट्रैक्शन। ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बायोरिएक्टर में प्रेजेंट होते हैं। ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। अब अगले पे आ जाइए। राइट द नेम ऑफ 2 बायोरिएक्टर। 2 तरीके के बायोरिएक्टर होते हैं, शुड बी राइट एयर ना, यहां लिख लेते हैं। 2 तरीके के बायोरिएक्टर हैं। एक कौन से होते हैं? सिंपल स्टीयर्ड टैंक, सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। और दूसरे कौन से थे? स्पार्स्ड स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो अगले पेज पे जाने से अच्छा था हमने यही आंसर लिखा। आई होप विजिबल तो होगा। नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पार्स्ड स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इसका पर्पज एक ही है, सो दैट ऑक्सीजन गेट मिक्स्ड कंप्लीटली विद द रॉ मटेरियल वी आर यूजिंग। 4th वाले का भी आंसर मैं यही कहीं ना कहीं चिपका के मानूंगा आज। यहां देखिए 4th वाले का, इसका क्या मकसद क्या है? स्पार्स्ड स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर का मेन पर्पस क्या है? सो दैट ऑक्सीजन गेट कंप्लीटली मिक्स्ड विद रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के साथ आसानी से कंप्लीटली ऑक्सीजन मिक्स हो जाए, एंड मोर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, और ज्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो। ये किसका मकसद है? इसका स्पार्स्ड स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर का। मैं हट जाता हूं, आप देख लीजिए, एक एक लाइन विजिबल है, आप नोट कर सकते हैं और ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भाई बोलिए, अगला क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन कहता है ये, एमनियोसेंटेसिस वाज फर्स्ट। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब जो बच्चे प्री बोर्ड कर रहे हैं वो महसूस कर पाएंगे, बोले एमनियोसेंटेसिस छोड़ ही नहीं रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल छोड़ ही नहीं रही है, कंट्रासेप्शन छोड़ ही नहीं रहा है, तो वो टॉपिक तो करने पड़ेंगे। एमनियोसेंटेसिस के बारे में पूरा पैराग्राफ है, आप पढ़ेंगे इत्मीनान से बैठ करके ना। अभी ये देखिए कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए, और क्वेश्चन भी और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं, वो दूसरा पार्ट है, उसमें चॉइस है। ये 3 पार्ट है। पहला बात है प्रिंसिपल। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है जिस पर बेस्ड है एमनियोसेंटेसिस? प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, इसका प्रिंसिपल क्या है? स्टेट्स दैट बाय ऑब्जर्विंग या इन्वेस्टिगेटिंग amniotic fluid of fetus, we can recognize karyotype of developing fetus। जो फीटस डेवलप हो रहा है उसका कार्योटाइप मतलब क्रोमोसोम का सीक्वेंस या पैटर्न बता सकते हैं हम। ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है इसका।
अगली बात करिए इस टेक्निक के बारे में, एक्सप्लेन व्हाई दिस प्रोसीजर इज बैंड नाउ। भाई बहुत सारे कारण हैं, आप इसको तरीके से लिखेंगे क्योंकि लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। इट हैज बीन मिसयूज्ड इन फीमेल फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। अरे भाई बॉय बॉय प्रोड्यूस होते रहेंगे तो फिर आप समझ रहे हो फिर फीमेल का होगा नहीं तो सेक्स रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। इट विल डिस्टर्ब सेक्स रेशियो और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएंगी। 2-4 प्रॉब्लम आप बता दीजिए, 2 नंबर का बात रहेगी। ये कुछ बाइफर्केशन ऐसे होगा 1, 2 और 2, 5 नंबर है। विच डिजीज कैन बी डायग्नोज बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से और कौन सी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो बीमारियों का जो पता लगाया जा सकता है वो कौन सी हो सकती है, इसी पेज पे लिख लेते हैं। वो बीमारी है, अगले पे लिखो, वो बीमारी कौन सी हो सकती है, नंबर 3, वो बीमारी कौन सी हो सकती है, लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है आपको, फॉर एग्जाम्पल सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप जो मर्जी लिख सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सब पता किए जा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस टेक्निक से। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गए भाई, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें 3 तो आपके सिलेबस में है ही बिल्कुल ठीक तरीके से। डाउन सिंड्रोम हो गया, उसका पता चल जाएगा। क्लाइनफेल्टर का पता चल जाएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तो नहीं है बच्चे को, टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है। ये सब कुछ एमनियोसेंटेसिस से पता चल जाएगा। लेकिन लोगों को करना क्या होता है, प्यूपिल क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि वो सेक्स डिटरमाइन कर सके अनबॉर्न बेबी का, फीटस का। अगर वो फीमेल है तो उसको मार दिया जाए, इस वजह से इस टेक्निक पे बैन लगा है। बनाई तो अच्छे के लिए गई थी लेकिन इसका मिसयूज होने लग गया। तो ये बातें हमने कर ली हैं। अगला क्वेश्चन या तो वो करना था या ये करना था, यानी चॉइस आ रखी थी। ट्रेस पॉलिन ग्रेन डेवलपमेंट फ्रॉम द स्पोरोजिनस टिश्यू। भाई इनडायरेक्टली आपसे पता है उसने क्या कह दिया, स्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बतानी है आपको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अगर हम पूरी बात लिख भी दें आपके लिए तो क्या है, इसलिए आपको लेकर के आए हैं, ये देखिए जरा। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम पॉलिन मदर सेल, एक एक पॉइंट बिल्कुल आपको डिट्टो ले लेना है। पॉलिन मदर सेल और द माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलिन मदर सेल का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, अंडरगो मियोसिस, डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस, और क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। यहां मैं साइड में बनाता चल रहा हूं, डायग्राम जरूर यूज करें। ये मान लीजिए क्या है, पीएमसी है, इसमें मियोसिस होगी तो आपको क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड मिल गया। मैं ऐसे बना देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये न्यूक्लियस है इनका। तो यहां पर क्या हुई, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड सर है क्या बेटे, जब 4 पॉलिन ग्रेन जो होते हैं ना वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, उसको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्योंकि माइक्रोस्पोर का ही दूसरा नाम जो है वो क्या है, माइक्रोस्पोर का ही दूसरा नाम है पॉलिन ग्रेन। बुझा रहा है तुमको। और यहाँ डिवीजन कौन सा हुआ था, मियोसिस। तभी तो एक सेल से 4 सेल बनी है, मियोसिस का यही काम है, एक सेल से 4 सेल बनाना। एज द एंथर मैच्योर द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम टेट्राड एंड डेवलप इनटू पॉलिन ग्रेन। जब एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है, तो एंथर के साइड में जो वॉल होती है वो क्रैक कर जाती है और उस समय पे माइक्रोस्पोर क्या बन जाता है, मैच्योर पॉलिन ग्रेन बन जाता है। न्यूक्लियस ऑफ द माइक्रोस्पोर अंडरगो माइटोसिस। अब ध्यान देने वाली बात है, माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है उसमें होती है माइटोसिस, यानी 1 से 2 सेल, टू फॉर्म एक बड़ी वेजिटेटिव सेल और एक छोटी स्मॉल स्पिंडल शेप्ड जनरेटिव सेल। एक लाइन बड़ी कम शब्दों में पूरी बात है। स्पिंडल शेप सेल बनती है और एक बनती है वेजिटेटिव सेल। इसका डायग्राम आपको मिलेगा अभी आगे देखेंगे। दे डेवलप 2 लेयर वॉल, दीवार बनती है 2 लेयर वाली। बाहर वाली को कहते हैं एक्साइन, विच इज मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलिनिन। इट इज द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, नॉट डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम और एसिड। और इनर इंटाइन होती है जो सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी है। इसकी जगह कई बार वर्ड यूज किया जाता है पैक्टोसेलुलोज। हमने ये नहीं करा कि आपको आंसर दे दिया बोले हार्ट आउट हो गया, नहीं, समझा रहे। तो पॉलिन ग्रेन पर 2 वॉल होती हैं, एक होती है इंटाइन और एक होती है बाहर वाली एक्साइन। एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन है, इट इज द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, ऑर्गेनिक मटेरियल, ये समझिए। आगे देखते हैं,
यूजुअली द पॉलन ग्रेन्स आर लिबरेटेड एट दिस 2 सेल स्टेज। तो 2 सेल स्टेज का मतलब क्या हुआ, एक उसमें क्या चीज होगी, वेजिटेटिव सेल होगी, वी फॉर वेजिटेटिव, वी फॉर बड़ी सेल, तो वेजिटेटिव या बड़ी सेल होगी, और दूसरी होगी जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तो 2 मेल गैमीट बनाता है, ये बात इसमें लिखी हुई है, देखिए यहां पर। इन सर्टेन स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली, यानी कि फिर से क्या हो गई, माइटोसिस। तो एक से कितनी बनेंगी, 2। देखिए, टू फॉर्म द 2 मेल गैमीट्स एंड द पॉलन ग्रेन्स आर 3 सेल्ड स्टेज। तो भाई ज्यादातर स्पीसीज में तो पॉलन ग्रेन जो छुटता है, सॉरी छुटता नहीं है, पॉलन ग्रेन जो रिलीज होता है वो किस स्टेज पे होता है बेटा, 2 सेल स्टेज पर। लेकिन कई बार पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज पर भी क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक, अब देख लीजिए, ये है पीएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। मियोसिस फर्स्ट होगी तो बनेगा माइक्रोस्पोर डाइड, यानी कि 2 माइक्रोस्पोर। फिर मियोसिस सेकंड होगी तो बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि जो हमने आपको एक स्टेप में बता दिया था ये, क्योंकि मियोसिस में 2 मियोसिस होती हैं, आप जानते हैं, फर्स्ट और सेकंड, तब एक मियोसिस पूरी होती है, ये है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे चलते हैं भैया, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन। मैं आपको दिखा दूं एक बार, ये क्वेश्चन था, ये 32 का और वाला पार्ट था। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। कह रहे हैं टिपिकल मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस कराइए, लॉ स्टेट कीजिए जो इस वाले क्रॉस से ड्राइव किया था। 2 बातें बतानी है, एक तो क्रॉस और दूसरा लॉ। ध्यान से देखेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि आप 2 कैरेक्टर की स्टडी करने के लिए क्रॉस बना रहे हैं। ध्यान से देखें, डायहाइब्रिड क्रॉस इज डन बिटवीन द 2 इंडिविजुअल विद 2 ऑब्जर्व ट्रेट दैट आर कंट्रोल्ड बाय द 2 डिस्टिंक्ट जीन। आपने ये केस ले लिया जहां पर राउंड और येलो है, इससे गैमीट बनाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा। ये रिंकल्ड ग्रीन है, यहां पर जो आप गैमीट बनाएंगे तो सारे गैमीट स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेंगे। इन दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो आपको जो इंडिविजुअल मिलेगा उसमें एक आर कैपिटल एक स्मॉल होगा, एक वाई और एक स्मॉल होगा। अब ध्यान सुनिए, बच्चे ये कहते हैं सर हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? अबे लिख तो कैसे ही सकते हो, लेकिन सही तरीका तो नहीं है। अरे लिख तो कैसे भी सकते हो, सही तरीका तो नहीं है, क्योंकि जीन एलील सेम एक साथ रखोगे जब ही ना बात बनेगी। जब तक एलील पेयर में ऐसे नहीं होते, करेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है। अब इसकी आपने सेल्फिंग करा दी, यानी कि एक और सेम उठाया और उसकी क्रॉस करा दी। यहां जो गैमीट बनते हैं वो इस तरीके से 4 गैमीट बनते हैं। बोलिए भाई, टोटल गैमीट प्रोड्यूस्ड, यहां कुछ खास बातें ले लीजिए। टोटल गैमीट प्रोड्यूस्ड, टोटल गैमीट्स प्रोड्यूस्ड, बहुत महंगी बात बता रहे हैं इस समय। कितने गैमीट बनेंगे, इसका फॉर्मूला 2 की पावर n, और n का मतलब होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन, जैसे किसी ने मेरे से कहा कि सर ये बताइए इसके कितने गैमीट बनेंगे, तो बेटा एक हेट्रोजाइगस ये, एक हेट्रोजाइगस ये है, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी, 2 × 2। आंसर कितना हो गया, टोटल गैमीट बनेंगे 4, और 4 ही बने आपके सामने। तालियां तालियां, जिन लोगों ने पहली बार सीखा तालियां। सेम गैमीट हमने इधर रख लिए, यहां पर कुछ रिजल्ट आ गए थे और रेशियो आया था। फिनोटिपिक रेशियो अगर आप देखते हैं तो फिनोटिपिक रेशियो राउंड येलो कितने हैं, 9, और राउंड ग्रीन कितने हैं, 3, रिंकल्ड येलो कितने हैं, 3, और रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, 3। यानी फिनोटिपिक रेशियो हो गया 9:3:3:1। अब कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे याद नहीं रहता, इसका भी तरीका सुन लो। हर चीज का तोड़ है गुरु, अरे हल्के में ले रहा हूं का। जब दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट होंगे, राउंड भी डोमिनेंट येलो भी डोमिनेंट, तो नंबर भी कैसा आएगा, डोमिनेंट। जब एक डोमिनेंट होगा राउंड और एक होगा रेसेसिव, तो नंबर आएगा 3। इसका उल्टा भी ठीक है, राउंड का रेसेसिव क्या है, रिंकल्ड, और ग्रीन का डोमिनेंट क्या है, येलो, तब भी आंसर आएगा 3। और जब दोनों रेसेसिव होंगे, यानी रिंकल्ड ग्रीन, जब दोनों रेसेसिव होंगे तो आंसर आएगा रेसेसिव, दैट इज 1। बोलो भाई, तो ये रेशियो ऐसे आता है, आप याद रखेंगे। न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। बाकी बची हुई बात यहां सुनिए, उसने ये भी पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन की ब्यूटी देखो, कह रहे हैं टिपिकल मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस बता दिया, लॉ बताओ। लॉ के लिए अलग से हेडिंग है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिफाइन कर रहे हैं, ये 3rd लॉ है मेंडल का। इज बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन दैट इज डायहाइब्रिड क्रॉस विच स्टेट दैट, स्टेट सुनिए इसका, बच्चों को याद ही नहीं हो पाता है ना। स्टेट दैट व्हेन 2 पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट, आज ही याद करें,
Contrasting trait are combined in a hybrid. Segregation of one pair of character is independent of the other pair of the character. जब आप क्रॉस करा रहे होते हैं और करेक्टर मिक्स हो जाते हैं तो एक करेक्टर का सेग्रीगेशन, उसके एलील का सेग्रीगेशन दूसरे करेक्टर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता। यानी सीड के शेप का फर्क, सीड के शेप का एलील का इंपैक्ट कलर पे नहीं पड़ेगा। कलर अपने अलग तरीके से अपना कलर खेलो और शेप अपने अलग तरीके से शेप लो, यानी कि एक एलील दूसरे करेक्टर के एलील को इंपैक्ट नहीं डालता। These factors randomly rearrange in the offspring, यानी कोई सोची समझी साजिश नहीं है, रैंडम है। जैसे आपने डाइस ले लिया, लूडो जब हम खेलते हैं तो उसका डाइस आपने फेंका, रैंडम है कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 6 आएगा। बोथ पेरेंटल एंड न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द करेक्ट, तो यहां कितने पेरेंटल बनेंगे, कितने रिकॉम्बिनेशन यानी न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे, सब कुछ कैसा है, रैंडम। आगे अगली बात देखें और उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इट मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर करेक्टर। मैं आपसे भी यही कह रहा था। एंड बोथ करेक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। असॉर्ट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट होना या सेपरेट होना, डिस्ट्रीब्यूट होना या सेपरेट होना, डिस्ट्रीब्यूट होना या सेपरेट होना। ठीक। A Punnett square can be used to understand the independent segregation of the two pair of the gene during meiosis. Punnett square आप यूज कर सकते हैं पता करने के लिए कि कौन कौन से करेक्टर आएंगे। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा 33 वो ये था, मेंडेलियन डायहाब्रिड बता दिया, लॉ भी बता दिया। अब सुनिए, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, इसमें और भी है भैया, और वाला पार्ट है उसको समझ लीजिए। कह रहे हैं ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल, बना दूंगा, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर कर दूंगा, फंक्शन। 3 बातें पूछी हैं, इसका मतलब ये हो गया बेटे ये 3 नंबर को पार्ट है। वाई इज इट रिफर टू एज अडेप्टर मॉलिक्यूल, उसे अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, बता दूंगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग एचएनआरएनए इन अ यूकारियोटिक सेल। तो भैया सब कुछ उन्होंने पूछ लिया, पूरी ट्रांसलेशन कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करवाइए। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें, ऐसे ना जैसे गोबर डाल दिया जाता है कहीं पे पत्त से, वैसे पैराग्राफ में पूरा भर के लिख देंगे और उनका नंबर 5 नहीं मिलेगा, ये तय है। कुछ बच्चे बड़े शार्प माइंडेड हैं, जैसे हमने बातें पकड़ी। मैं आपसे क्या कह रहा था, आंसर लिखने से पहले ये सीखो आंसर लिखना कैसे है। सब कुछ आते हुए भी नंबर नहीं आ रहे आपके। टीआरएनए मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाऊंगा पहले अलग, फिर उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करूंगा अलग पैराग्राफ चेंज करके, फिर उसका फंक्शन बताऊंगा अलग। 3 बातें तो ये हो गई। चौथी बात सुनो, उसको अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, वाई, इसका जवाब दूंगा अलग। उसके बाद स्प्लाइसिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा अलग। यानी 5 काम करने हैं, 5 नंबर मिलेंगे। देखो आगे अब कैसे कैसे। पहली बात, सबसे पहला काम क्या बताया आपने, बोले मैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए बनाऊंगा। स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात हमारी ले लो। सेकेंडरी या 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए जो होता है बेटा, उसको कहते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। पूछा नहीं गया अभी तक, पूछे जाने की संभावना बन रही है। और 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो होता है इसका, या 3 डिग्री टीआरएनए जो होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, उसको कहते हैं इन्वर्टेड एल शेप्ड, जो आजकल आपकी एनसीईआरटी में है। 2019 से पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें स्ट्रक्चर क्या होता था बेटा, 2019 से पहले होता था क्लोवर लीफ, यही जो बना हुआ है। लेकिन अभी क्या हो गया, 2019 के बाद टर्शरी स्ट्रक्चर आ गया, दैट इज इन्वर्टेड एल शेप। खैर छोड़िए, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। ये जो अमाइनो एसिड लगता है बेटे, असल में ये हवा में तैर रहा है, पर ये 3 प्राइम एंड से जुड़ा हुआ होता है। तो 3 प्राइम एंड पर कौन लगते हैं, अमाइनो एसिड। एक एक बात ऐसी बताऊंगा बेटे मैं, इसमें मजा आ जाएगी आपको ट्रांसलेशन में। दूसरी बात, इसको कहते हैं एंटीकोडॉन। तो जिस पर एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं उसको कहेंगे एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप। और कुछ किताबें कहती हैं इसको हम कहते हैं नोडॉक लूप। अब मजा आ जाएगा, सुनिए। नोडॉक लूप क्यों कहते हैं बेटा, कोडॉन को उल्टा करके पढ़ना जरा, क्या आएगा, ये लिखा है देखो कोडॉन, इसको उल्टा पढ़ेंगे तो नो डॉक, इसलिए कहते हैं इसको एंटीकोडॉन लूप। अब एमआरएनए पर जो कोडॉन है इसका अपोजिट कहां प्रेजेंट होगा, टीआरएनए में। टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके टहल रहा है, एंटीकोडॉन से जुड़ेगा और अमाइनो एसिड को ले आएगा। ठीक, जब 2 टीआरएनए पास में आते हैं तो हमने पीछे भी बताया था कि उनके बीच में 2 अमाइनो एसिड जो है ज्वाइन हो जाते हैं बाय दी पेप्टाइड लिंकेज। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए लुक्स लाइक क्लोवर लीफ, ये लिखा है। टीआरएनए हैज एन एंटीकोडॉन लूप, एन अमाइनो एसिड असेप्टर आर्म एंड अ राइबोसोम साइड। भाई 3 बातें बताइए टीआरएनए स्ट्रक्चर में। एक तो एंटीकोडॉन लूप होती है, ये रही आपकी एंटीकोडॉन लूप।
अमाइनो एसिड साइट जो होती है वो 3 प्राइम एंड हो गया। कह रहे हैं राइबोसोम साइट होती है, राइबोसोम साइट जहां पर जाकर के वो अटैच करेगा, ये वाला हिस्सा जो होता है एमआरएनए, ये रहा ये रहा, जब ये दोनों साथ में आएंगे तो यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, इन दोनों के पास में आने की वजह से रिपल्शन एनर्जी क्रिएट होगी, पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा, ये बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड अगर ये कभी पास में आ गए ट्रांसलेशन में। आगे चले, कुछ और बात कह रहा है द एंटीकोडॉन लूप हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यहां पर ऐसे समझ लो आपके उल्टा, बाकी बातें बाद में करेंगे, यहां कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ लो उल्टा। तो एंटीकोडॉन लूप पर जो कोड होते हैं वो एमआरएनए के कोड के उल्टे होते हैं, मतलब वो जिससे बाइंड कर सकते हैं। मैं दिखाऊं, देखो एक किससे बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड टी से, पर भैया आरएनए है तो यू से बनाएगा, ये जी यू, जी किससे बनाएगा सी से, और यू किससे बनाएगा ए से, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये वाला कोड और ये वाला कोड कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, यही बात लिखी है। द अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड बाइंड विद द अमाइनो एसिड एंड टीआरएनए आर स्पेसिफिक टू ईच अमाइनो एसिड। हमें ये पता चला है कि हर अमाइनो एसिड के लिए टीआरएनए पर्टिकुलर होगा, और भैया होगा भी, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ कोड प्रेजेंट होगा एंटीकोडॉन लूप पर, वैसा ही अमाइनो एसिड ये कैरी करके लाएंगे। हर टीआरएनए पे हर अमाइनो एसिड नहीं लग सकता, क्योंकि वो डिसाइड हो रहा है एंटीकोडॉन लूप से। चलिए, तो ये 2 नंबर देखिए यहां दे भी रखा है, बोले इतनी बात जब बता दोगे स्ट्रक्चर तो 2 नंबर। आगे चलते हैं फंक्शन ऑफ टीआरएनए पर, आपको एग्जैक्ट लिखा हुआ मिले इस वजह से हमने इसको लगाया है 5 नंबर में। द फंक्शन ऑफ द टीआरएनए इज टू अलाइन द रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। यानी कि टीआरएनए का फंक्शन ये अमाइनो एसिड को उठा के लाना है, कहां तक, एमआरएनए तक, ताकि अमाइनो एसिड की चेन मतलब कि प्रोटीन बन सके। टीआरएनए इज ऑल्सो कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल। ब्यूटी देखें आप आंसर की, एक बार मैं लेके तो जाऊंगा जरूर क्वेश्चन पे। क्या कहा था कि पहले बताएंगे डायग्राम, बता दिया, फिर बताएंगे स्ट्रक्चर, बता दिया, अब फंक्शन बता दिया। अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, इसका जवाब सुन रहे हैं हम। टीआरएनए इज ऑल्सो कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑन वन हैंड इट कैन रीड द कोड, क्योंकि एक हाथ पर वो क्या कर सकता है, कोड की रीडिंग कर सकता है। ऑन द अदर हैंड इट कैन बाइंड टू द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। भाई एक हाथ पर कोड की रीडिंग करता है और एक हाथ से वो अमाइनो एसिड को बाइंड करता है, इस वजह से हम उसको अडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। मोबाइल फोन में अडेप्टर आते हैं, आपको पता है, चार्जर जो होता है, तो एक तरफ से वो किस में लगा होता है, सॉकेट में, और दूसरी तरफ से पीछे से आप लीड उसमें घुसा देते हैं, तो वो लिंक बना गया नहीं बना गया। उसके 2 एक्टिव एंड हैं, एक तो सॉकेट में लगाने वाला और एक जहां पे आप लीड लगाते हैं जो फोन में लगी हुई है, जिसको केबल कह रहे हैं हम, अडेप्टर, उससे कनेक्ट कर लोगे भैया, उसमें भी 2 ही पॉइंट हो रखे हैं, इसमें भी 2 ही पॉइंट है। इट एक्ट एज इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बिटवीन ट्रिपलेट कोड ऑफ, देखिए भाई बात आ गई, इंटरमीडिएट, बीच का आदमी, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, किसके बीच में, एमआरएनए का जो ट्रिपलेट कोडॉन है उसके बीच में, और अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में। इतनी बात आपने खत्म कर ली। अब लास्ट में यह भी पूछा था स्प्लाइसिंग क्या होती है, आप जानते हैं, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, नॉन कोडिंग वालों का रिमूव करना स्प्लाइसिंग होता है। तो यूकार्योटिक ट्रांसक्रिप्ट possess extra segment called intron and the intervening sequence or non-coding sequence. Intron को ही कहते हैं non coding sequence. They do not appear in the mature or processed RNA. RNA क्या होता है, RNA होता है, वेरी गुड। द फंक्शनल कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड एक्सॉन, यानी कि जब HNRNA बनता है बच्चा, ये चीज आपने देखी है, आपको मालूम है, मैं फिर भी ऐड कर रहा हूं। मान लीजिए ब्लू वालों को मैंने कह दिया कि ये क्या है, इंट्रॉन, तो इन इंट्रॉन को हटाना जरूरी है, और ये रेड वाले जो हैं ये क्या है, एक्सॉन। एक्सॉन को लाना साथ में जरूरी है, तभी क्या हो सकती है, ट्रांसलेशन हो सकती है, क्योंकि इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। तो इनका रिमूवल जब हम कराते हैं, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। और जब इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो जो आरएनए बनता है उसको हम कह देते हैं फंक्शनल एमआरएनए, फंक्शनल एमआरएनए। तो भाई जो लोग वीडियो में यहां तक आए हैं उनका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया के बर्दाश्त कर गए, और जो नहीं आए, जो जा चुके, उनका कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल
इस वीडियो के साथ हमने खत्म किए हैं अपने बायोलॉजी क्लास 12 5 प्री बोर्ड के सॉल्यूशन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम 12th की बायोलॉजी के लिए काम करना बंद कर रहे हैं। इसके बाद वन शॉट आने हैं या कोई और पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के आए, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम फिर वीडियो लेकर के आएंगे कि वन शॉट लाना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप समझना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट को समझना चाहते हैं, एमसीक्यूज लाने चाहिए कि केस स्टडी लाने चाहिए। आप जब ये बात बताएंगे तभी हम उस अकॉर्डिंग फिर वीडियो डिज़ाइन करेंगे, स्पेशली क्लास 12 बायोलॉजी के लिए। पहली बात। दूसरी बात, क्लास 12 केमिस्ट्री को लेकर के एक प्री बोर्ड का सॉल्यूशन आ चुका है, बाकी प्री बोर्ड्स के सॉल्यूशन भी वहां पर लगातार आने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, वो टेलीग्राम वाला मैं एक बार और याद दिला दूं कि आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां बहुत कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, जैसे जब वीडियो आती है तो वहां शेयर हो जाती है, आपको नहीं पता चली तो टेलीग्राम से चल जाएगी, कोई पहले से टाइमर लगा हुआ होता है वीडियो का। बाकी ये काम आप लोग कर सकते हैं कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुद भी ग्रो करें और आनंद लें भाई, क्योंकि समय बचा है बहुत कम। आज के लिए इतना, बने रहने के लिए धन्यवाद।